इंसानी दुनिया के स्कूल में आज डीमन किंग के बेटे का फर्स्ट डे है। वो अभी क्लासरूम के अंदर कदम रखता ही है और अपनी सीट पर ठीक से बैठ भी नहीं पाता कि तभी ट्रबल उसे ढूंढते हुए पहुंच जाती है। ये मामूली स्कूल बुलीज उसे एक इजी टारगेट समझकर हरास करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन बेवकूफों को आइडिया तक नहीं है कि वे अपनी लक खुद उस शख्स के खिलाफ पुश कर रहे हैं जो असल में अगला डीमन किंग है। डीमन रेस में जन्म लेने के कारण लैविस को डीमन रियल्म में सिर्फ एक ही चीज सिखाई गई थी। इंसान चींटियों की तरह थे जिन्हें अपीयरेंस के साथ ही क्रश कर देना चाहिए, और लाविस अपने इसी प्रिंसिपल पर पूरी तरह स्टिक रहने का इरादा रखता है। वो उस नॉनचलांट प्रिटी फेस्ड बॉय को गर्दन से पकड़ता है और उसे बेरहमी से डेस्क पर स्लैम कर देता है। उसका ये बोल्ड और अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन हर किसी को शॉक कर देता है। एक उगली फेस वाला लड़का वर्बल जैब्स के साथ बैलिस्टिक हो जाता है और अपने दोस्त को बचाने के लिए उस पर जंप करता है। जैसे ही लाविस उस हमलावर इंसान की तरफ मुड़कर देखता है, उसकी डेमोनिक पावर्स उसके शरीर के साथ टैंडम में रिएक्ट करती हैं। जैसे ही वो उगली बिचफेस एक हाईमेकर फेंकता है, हमारा नायक बस अपना सर टिल्ट करता है और उस पंच को पास से गुजरने देता है। हमले को काउंटर करते हुए डीमन किंग का ये वारिस एक जाओ ब्रेकिंग पंच मारता है जो उस लड़के को सीधा लॉकर्स में जाकर पटक देता है। कहानी को यहीं पॉज करते हैं और जानते हैं कि वो जिसे डीमन रियल्म पर राज करना था, यहाँ स्कूल बुलीज से कैसे लड़ रहा है। मिलिए लाविस विंडिका से, डेमन किंग का मर्साइलेस बेटा, जो अपने पिता के थ्रोन का अगला वारिस है। उसके पिता ने एक काम सौंपा था, लेकिन उसने उसे सबसे वर्स्ट तरीके से अंजाम दिया। उसे इन्वेस्टिगेट करना था कि क्या हिल्टिका और उसका क्लैन राजा के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। मगर लाविस विंडिका ने मामला अपने हाथ में लिया और ट्रीजन के बहाने पूरे क्लैन को एनाहिलेट कर दिया। राजा जानते हैं कि उनका बेटा ट्रबल मेकर है, पर इस बार उसने सारी लिमिट्स पार कर दी थी। डीमन रियल्म के राजा गामद्वार विंडिका अब अपने बेटे की हरकतों को टॉलरेट नहीं करने वाले। वो घमंडी प्रिंस राजा के साथ निगोशिएट करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि रिबेलियन के सबूत हर जगह थे, लेकिन राजा ऐसे बार्बरिक और एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीकों में विश्वास नहीं रखते। अगर वे सजा के लायक थे भी तो उसे स्ट्रिक्ट जुरिस्डिक्शन और लॉ के तहत हैंडल किया जाना चाहिए था। चीजों को संभालने के इस बोरिंग तरीके पर वो एरोगेंट बेटा हंसने लगता है। अपने बेटे में कोड ऑफ कॉन्डक्ट की कमी देखकर राजा अंदर तक डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। राजा को यकीन हो चुका है कि उनका बेटा एक शैलो माइंडेड और इग्नोरेंट फूल है। उससे बहस करना किसी दीवार को हटने के लिए मनाने जैसा है। इसलिए 12 डार्क थ्रोन्स के साथ चर्चा करने के बाद उन्होंने अपने बेटे की पनिशमेंट तय कर ली है। डीमन रियल्म के कानूनों को तोड़ने और हिल्टिका के नरसंहार के लिए उसे ह्यूमन रियल्म में एग्जाइल किया जाएगा। न केवल उसे वहां भेजा जाएगा, बल्कि उसकी डार्क पावर्स को भी सील कर दिया जाएगा। महाराज उम्मीद कर रहे हैं कि उनका बेटा एक सिंसियर इंसान बनकर ही लौटे जो डीमन रियल्म पर राज करने के वर्दी हो। डीमन किंग के आदेश पर 12 थ्रोन्स अपनी स्पेल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसकी शक्तियां सील और उसे बानिश किया जा सके। उन 12 थ्रोन्स में रैनबे नाम का एक शख्स है जिसने ये सब प्लॉट किया था, और उसे इस पैथेटिक स्टेट में देखकर उसे एक थ्रिल महसूस हो रहा है। खैर, कुछ रूल्स हैं जिनका उसे पालन करना होगा, वरना उसकी सोल पूरी तरह इंसिनरेट हो जाएगी। पहला, उसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह अपनी लाइफ जीनी होगी। दूसरा, अपनी खुद की जान लेना यानी सुइसाइड करना प्रोहिबिटेड है। और आखिरी, इंसानों को चोट पहुंचाना या मारना भी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। इसके साथ ही वो महान डेमन प्रिंस अब मिन्हो नाम के एक वीक और फ्रेल इंसान के शरीर में जागता है। इस बॉडी का पिछला मालिक एक बेडरिडन लड़का था जो बुलिंग का शिकार था। क्योंकि वो कोमा में था, उसकी माँ और बहन उसे अपने पैरों पर वापस देखकर शॉक रह जाते हैं। जहां माँ और बेटी इमोशनल थे, वहीं उसका नया पिता एक अनहिंज्ड और इमोशनली अनअवेलेबल इंसान है। अब जब उसका बेटा जाग गया है तो पिता बस उसे कल स्कूल जाने के लिए तैयार होने का ऑर्डर देता है। अगला दिन आता है और इस तरह वो उन बुलीज के बीच फंस जाता है जिन्हें वो अभी बेरहमी से पीट रहा है। पूरी क्लास दंग रह जाती है जब वे उस रोने वाले रंट को एक टोटल सिग्मा में बदलते हुए देखते हैं। जैसे ही वो हमलावर को जमीन पर गिराकर अपनी ऑरा दिखाता है, चश्मे वाला एक नर्ड शक करता है कि क्या ये वही मीनो है जिसे वे जानते थे। और उस प्रिटी बॉय को मत भूलिए जिसका ईगो बुरी तरह हर्ट हुआ है। वो हाथ में चेयर लेकर मिन्हो का सिर फोड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। वो चश्मे वाला नर्ड चिल्लाकर उसे वार्निंग देता है। हमारा नायक लाइटनिंग स्पीड से रिएक्ट करता है और एक ऐसा नॉकआउट किक मारता है कि वो प्रिटी फेस वहीं ढेर हो जाता है। वो कॉन्फिडेंट बुली अब पूरी तरह कन्फ्यूज्ड है। उसे समझ नहीं आ रहा कि मिन्हो अचानक इतना कैसे बदल गया। वह पागलों की तरह गालियां और प्रोफानिटीज बक रहा है, अनजाने में अपने लिए स्थिति और वर्स बना रहा है। दरअसल मिन्हो अपनी डिमोनिक पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि वे सील की गई हैं, लेकिन जब भी कोई उस पर प्रोफेनिटीज फेंकता है तो वे कर्सेस उसके अंदर की डिमोनिक मैजिक को अवेकन कर देती हैं। जितनी ज्यादा उसे गालियां दी जाएंगी उतनी ही बड़ी पावर वो वील्ड कर पाएगा। सच तो यह है कि मिन्हो की माँ खुद प्रोफेनिटीज की जीती जागती एम्बॉडीमेंट थी। उन्होंने ही इन्हें इन्वेंट किया और पूरी ह्यूमैनिटी पर छोड़ दिया। सारी प्रोफेनिटीज को एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी टांग में भरी पावर से लाविस उसके जबड़े पर एक डेवास्टेटिंग किक मारता है।
उस आखिरी किक ने उस प्रिटी फेस को हमेशा के लिए बिगाड़ दिया और उसे नॉकआउट कर दिया। वैसे उन दोनों का नाम ताइवू और सोंगयून है और पूरी क्लास इस अनप्रेसिडेंटेड साइट को देखकर दंग है। इसी बीच हमारा नायक अपनी करंट सिचुएशन के बारे में सोचता है। उसने आखिरकार इस कोड को क्रैक कर लिया है। उसने अपने पिता की कंडीशंस को मानते हुए भी एक एंटरटेनिंग लाइफ जीने का तरीका ढूंढ लिया है। एक प्योर डेविल की तरह मुस्कुराते हुए वो हर उस शख्स को इनवाइट करता है जो उससे नफरत करता है। वो चाहता है कि वे उसे गालियां दें क्योंकि उसे उन प्रोफैनिटीज की बहुत जरूरत है। पूरी क्लास हैरान है कि मिन्हो अचानक ऐसी बहकी 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 क्यों कर रहा है। नर्ड भी अब ये सोचने लगा है कि क्या मिन्हो अपनी रियल स्ट्रेंथ को अब तक छिपा रहा था। जब पूरी क्लास चुपचाप खड़ी थी तब वो नर्ड ही उसके पास आता है और उसका हाल पूछता है, ये याद करते हुए कि इस नर्ड ने उसकी मदद की थी। लाविस उसे अपना लैकी बनाने का फैसला करता है। थोड़ी देर बाद वो नर्ड उस पर सवालों की बारिश कर देता है कि आखिर उसके पास इतनी स्ट्रेंथ कहां से आई। वो मजाक में ये भी कहता है कि शायद मिन्हो किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ कोई राइनकार्नेशन है। ये सुनकर लाविस थोड़ा वरीड हो जाता है कि कहीं इस बच्चे को उसका सीक्रेट तो पता नहीं चल गया। वो लड़का लगातार बोले जा रहा है कि उसने अपनी प्रीवियस वर्ल्ड में कैसी लाइफ जी होगी। शायद वो किसी मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में था या फिर किसी गेम वर्ल्ड में। लाविस को डर है कि कहीं ये नर्ड उसका राज न खोल दे, इसलिए वो इसे वहीं खत्म करने का फैसला करता है। मगर कुछ भी करने से पहले हम एक फ्लैशबैक में चले जाते हैं। उसके एक करीबी दोस्त ने उसे कभी इंसानों को मारने के खिलाफ वार्न किया था। इंसानों को मारने का मतलब है डेमंस के लिए सोल एनाहिलेशन। वो इस बात को समझता तो है, पर उसे टीचर साइंथिया का वो लेसन अच्छी तरह याद है। उन्हें सिखाया था कि इंसानों को देखते ही क्रश कर देना चाहिए। उसका दोस्त उसे वार्न करता है कि उन्होंने वो बात केवल आयरॉनिकली कही थी। देखा जाए तो डीमंस वे देवता हैं जो डेथ पर राज करते हैं। भले ही इंसान एक दूसरे को मारने वाले मूर्ख प्राणी हो, फिर भी डेमंस के पास उन्हें चोट पहुंचाने की अथॉरिटी नहीं है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो पहले ही बता चुका है। तब लाविस ने सोचा था कि उसे इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसे कभी ह्यूमन रियल्म जाना ही नहीं पड़ेगा। मगर आज लाविस एक डेडलॉक में फंसा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इस नर्ड का मुंह बिना उसे मारे कैसे बंद किया जाए, लेकिन लगता है कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो नर्ड खुद मान लेता है कि वो जो कह रहा है वो सब एब्सर्ड फैंटेसी है, हालांकि वो काफी डेस्परेट लग रहा है। वो कहता है कि वो भी किसी दूसरी दुनिया में रहना चाहता है। लाविस समझ जाता है कि इस नर्ड की बातें एक तरह से जीनियस हैं क्योंकि वो डेस्परेशन से भरा हुआ है। वो नर्ड बड़बड़ाता रहता है तो लाविस को रिलीफ मिलता है कि उसे उसके डीमन होने का जरा भी अंदाजा नहीं है। अचानक वो नर्ड उसे उन दोनों गुंडों को पीटने के लिए एक सिंसियर कॉम्प्लीमेंट देता है। एक मामूली इंसान से तारीफ सुनना हमारे डेमन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे गालियां उसके लिए एक स्वीट ललबाएं हैं, वैसे ही इंसानों की तारीफ उसे डिस्गस्टिंग लगती है। रात होती है और हम देखते हैं कि हमारा नायक अपनी सिचुएशन के बारे में सोच रहा है। भले ही एक इंसानी शरीर में कैद डेमन के पास कोई मैजिकल एबिलिटीज नहीं होनी चाहिए, पर उसकी शक्तियां साफ तौर पर रिएक्ट कर रही हैं। जब उसके पास कोई जवाब नहीं होता तो वो खुद को लाविस विंडिका द अनडिफीटेड किंग ऑफ द डीमन किंग कहकर अपनी बड़ाई करने लगता है। तभी वो डीमन प्रिंस दर्द से तड़पने लगता है और अपने बिस्तर पर गिर जाता है। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा है क्योंकि ये वेसल उसकी मैजिक को सहन नहीं कर पा रहा। बेचारा आधी रात आगोनाइजिंग पेन में गुजारता है और आखिरकार सो जाता है। अगले दिन शाम को वो नर्ड और डीमन प्रिंस घर वापस जा रहे होते हैं। वो नर्ड अपने दोस्त को अपनी ग्रैटिट्यूड जताने में लगा हुआ है। असल में पहले एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब उन्हें बुली न किया गया हो, पर कल से सब बदल गया है। लाविस को नहीं लगता कि ग्रैटिट्यूड जरूरी है, खासकर जब वे लोग खुद मौत मांग रहे थे। उसकी ये बात उस नर्ड को चौंका देती है। तभी पीछे से कोई मिन्हो को पुकारता है। उनका लीडर असल में स्योंग ह्यून का भाई है जिसे मिन्हो ने 2 दिन पहले बहुत पीटा था। इस बात से परेशान है कि प्रोटेक्शन फीस लेने के बावजूद मिन्हो ने वापस हमला करने की हिम्मत कैसे की। जहां वो नर्ड डर से कांप रहा है, हमारा नायक एक कैंडी स्टोर में खड़े बच्चे की तरह खुश हो रहा है। वो और गालियां सुनना चाहता है। वो नर्ड भी सोचने लगता है कि उसने किस तरह का मैसोचिस्ट और डिम विटेड दोस्त बना लिया है। उन गुंडों का लीडर मुस्कुराते हुए उसे अपने पीछे आने को कहता है। पागल खुशी खुशी तैयार हो जाता है, बशर्ते उसे अच्छी खासी गालियां सुनने को मिले। उस सुनसान कंस्ट्रक्शन साइट पर सारे गुंडे मौजूद थे, यहां तक कि स्योंग ह्यून भी। उसका भाई अपने सगे भाई की इस तरह रंट के हाथों हुई पिटाई से बहुत दुखी है। अब उस छोटे लड़के की तरफ मुड़ते हुए वो बिग शॉट सीधे उसकी आंखों में देखता है और सोचता है कि इसका फैसला कैसे किया जाए। वो उसे बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस के जाने नहीं देने वाला। आखिरकार मिन्हो ने उसके भाई से पंगा लिया है और उसे सबक सिखाना जरूरी है। वो उस लड़के से पूछता है कि क्या उसकी माँ ने उसे मैनर्स नहीं सिखाए। शायद उसकी माँ भी उसकी तरह ही है जिसने उसे उसके भाई जैसे अच्छे बच्चों को पीटना सिखाया। मिन्हो बिना डरे कहता है कि उसकी माँ ने उसे वही सिखाया है जो ये बेवकूफ कह रहा है। भले ही हमारा डेमन सच बोल रहा था, पर उसका वो स्लाई ग्रिन उस बुली को चिढ़ा देता है। वो मूर्ख गुस्से में आकर एक जोरदार स्लैप मारता है। दूसरी तरफ हमारा नायक अपनी माँ की बेइज्जती सुनकर बहुत थ्रिल्ड महसूस कर रहा है। ये उसके कानों के लिए किसी म्यूजिक की तरह था। वे गालियां उसकी डिमोनिक पावर्स को जगा देती हैं।
जिससे वो उस कमीने का हाथ पकड़ लेता है। एक हाथ को मजबूती से पकड़कर लाविस दूसरे हाथ से एक सॉलिड अपरकट मारता है और फिर मुक्कों की रिलेंटलेस बैरेज शुरू कर देता है। वो उस कमीने को बुरी तरह पमल करना जारी रखता है। ये देखकर बाकी गुंडे फ्रेंजी में आ जाते हैं। वे किनारे खड़े होकर बस गालियां दे रहे हैं। उनका पिटा हुआ बॉस उन्हें आगे बढ़कर हमला करने का ऑर्डर देता है। मिन्हो अपना स्टैंस लेता है और उन गालियों की ताकत से उस पूरे हॉर्ड को खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। एक एक करके सबको किक और पंच मारकर तुरंत नीचे गिराने लगता है। वो बेचारा नर्ड हैरान है कि ये किस तरह की हॉलीवुड शिट चल रही है। उन गुंडों की चीखें थोड़ी देर गूंजती हैं, फिर सब शांत हो जाता है और वहां सिर्फ हमारा नायक खड़ा रहता है। इस वायलेंस और कर्सेस को महसूस करके मिन्हो को बहुत डिलाइटफुल महसूस हो रहा है। दरअसल उसके चाचा ने ही इंसानों में वायलेंस शुरू की थी और उसकी माँ कर्सेस की इन्वेंटर थी। वायलेंस का ये स्वाद चखकर वो अपने चाचा का शुक्रिया अदा करता है। उस नर्ड को मत भूलिए जो घर जाकर अपनी लाइफ डिसीजंस के बारे में दोबारा सोचने वाला है। ऐसा लगता है कि उस नर्ड के अलावा कोई और भी हमारे नायक को देख रहा है। एक पोजेस्ड रैट वहां बड़े गौर से मिन्हो पर नजर रखे हुए है। पता चलता है कि वो उसके वही चाचा हैं जिनके लिए वो अभी ग्रेटफुल महसूस कर रहा था। चाचा अपने भतीजे को उस गिफ्ट का मजा लेते देख खुश हैं जो उन्होंने इस दुनिया को दिया था। रानबी भी वहां है जिसने उसे इस दुनिया में भेजने का प्लान बनाया था। लाविस के चाचा को उसे हाउस हिल्टका को खत्म करते देख एडमिरेशन महसूस होती है। रानबी कहता है कि ये बच्चा हमेशा अपनी मनमानी करता है, इसकी स्टबॉर्ननेस को झेलना बहुत मुश्किल है। चाचा इस बात से स्टन्ड है कि कैसे उसके पिता ने उसे सजा के तौर पर ह्यूमन रियल्म भेज दिया। डीमंस का नियम है कि लापरवाह लोगों को फोर्सफुल सबमिशन से ही काबू में किया जाए। ह्यूमन रियल्म वही जगह है जहां डीमन रियल्म के सबसे अनोखे सिनर्स भेजे जाते हैं, यानी अब असली चैलेंजेस आने वाले हैं। चाचा याद करते हैं कि कैसे उनका भतीजा पहले सिर्फ छोटी मोटी ट्रबल्स पैदा करता था। उसी समय रानबी समझ जाता है कि लॉर्ड बार्किन ने उसे डिमोनिक ब्लडस्टोन क्यों दिया था। वे उन सिनर्स को देखने के लिए तैयार हैं, इसलिए लॉर्ड बार्किन उन्हें जानकारी देने को कहते हैं। डार्क मैजिक के जरिए हमें उन ताकतवर डिमोनिक ओपोनेंट्स की झलक मिलती है जिनसे उसे भिड़ना होगा। बार्किन हवा से डार्क एनर्जी खींचकर जानकारी निकालते हैं और अपने भतीजे के परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे हैं। वापस चलते हैं मिन्हो की रेगुलर स्कूल लाइफ की तरफ। उसका सबसे बड़ा फैन वो बजट मिदोरिया है जिसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने टैवू के भाई को इतनी आसानी से हरा दिया। मजेदार बात यह है कि मिन्हो तीखे नूडल्स खाकर रोने लगता है, पर दिखावा ऐसे करता है जैसे वो आंखों से बहता पसीना हो। उसका दोस्त उसे बिगिनर फ्लेवर लेने को कहता है, पर हमारा नायक स्पाइसीएस्ट हेल फ्लेवर चुनता है। अचानक उसके दोस्त का फोन बजता है, पर वो उसे उठाने में हेजिटेंट है। वो मिन्हो से कहता है कि कोई अर्जेंट कॉल है और उसे जल्दी जाना होगा। उसे इस तरह जाते देख हमारा नायक उसे घूरने लगता है। ये सीन में हम एक औरत को उसकी लेटेस्ट आर्टवर्क खत्म करते हुए देखते हैं। उसका कैनवास एक ऐसा इंसान है जिसने कर्ज नहीं चुकाया था, इसलिए उसने उसके सिर पर कुछ सिंबल्स गोद दिए। अभी जाही का एक आदमी सियोन को वहां लाता है जो डर से कांप रहा है। वो उसे देर से आने के लिए टॉन्ट करती है और उसे अपनी क्रिएशन देखने को मजबूर करती है। सियोन बहुत डरा हुआ है। वे सिंबल्स चोर की निशानी थे जो उसने सजा के तौर पर बनाए थे। जय ही पूछती है कि क्या सैन भी ऐसा ही हश्र चाहता है। डरा हुआ लड़का मुश्किल से खुद को संभालते हुए बहाने बनाता है कि कुछ रुकावटें आ गई थीं। उसे थप्पड़ मारते हुए जी ही अपना गुस्सा जाहिर करती है। वो उसके शरीर पर कुछ शब्द कार्रवाई करने की धमकी देती है। सियान रहम की भीख मांगता है तो वो उसे एक फाइनल चांस देती है, वरना उसका हाल भी उस मुर्दे जैसा होगा। जय ही उसे हर बात मानने का ऑर्डर देती है, वरना वो खत्म है। रात को वही बच्चा कीबोर्ड पर कांपते हुए सोच रहा है कि क्या उसे ये करना चाहिए। जय ही की बात न मानने का मतलब मौत है, इसलिए सायन के पास कोई रास्ता नहीं है। जहां तक हमारे नायक की बात है, वो तीखे खाने की वजह से दर्द से बेहाल है। कहते हैं एक स्पाइस विम्प होने का नतीजा उसका पेट पूरी तरह चर्न हो रहा है। दर्द के बावजूद वो इस शिटी बॉडी से तंग आ चुका है और पुश अप्स करना शुरू कर देता है। महान लाविस विंडिका अपनी फिजिकल स्टैट सुधारने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। खैर, वापस सायन की तरफ चलते हैं जो स्कूल में है और उसके हाथ में एक गैजेट है, पर उसके दिमाग में जीही की इमेज उससे भी ज्यादा डरावनी है। वो बेचारा बुरी तरह फंसा हुआ है। तभी मिन्हो उसका हाल पूछने आता है। सोचता है कि क्या वो मदद मांगे, पर वो जानता है कि ये डेंजरस होगा। जाही और उसके आदमी बहुत खतरनाक हैं। वो मिन्हो को इस मुसीबत में नहीं खींचना चाहता। अचानक हमारे नायक को पास से एक फैमिलियर स्मेल आती है। तभी एक ऑरेंज हेड गर्ल जमीन पर गिर जाती है। सेओंगी अचानक बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर सैन परेशान हो जाता है। पर जब वो उसे पलटता है तो वो लड़की किसी ज़ॉम्बी की तरह दिख रही है। मजाक छोड़ें तो मिन्हो को वहां डिमोनिक एनर्जी महसूस होती है, पर वो हैरान है कि किसी और इंसान के पास ये कैसे आई। कोच तुरंत आकर उस लड़की को इन्फर्मरी ले जाते हैं। वहां से गुजरते हुए हमारे प्रोटोगोनिस्ट की आइज अचानक उसकी आर्म पर बने एक रहस्यमयी इंसिग्निया पर पड़ती हैं। ये सिंबल असल में हाउस हिल्ट का था, लेकिन एक ह्यूमन बॉडी पर इसका होना बिल्कुल इलॉजिकल था। मिन्हो अब पूरी तरह इन्वेस्टेड था और इसकी जांच करना चाहता था।
इसलिए वो चुपके से उसके रूम में जाने के लिए इन्फर्मरी की ओर बढ़ता है। वहां मौजूद अटेंडेंट उसे रोकती है क्योंकि ये रेस्टिंग आवर्स थे, लेकिन मिन्हो अपनी ओब्लिवियन मैजिक का इस्तेमाल करके उसके माइंड को कंट्रोल करता है और उसकी पोजीशन को रीसेट कर देता है। अपनी वीक स्टेट के बावजूद वो इस तरह के मिनिमल स्पेल्स को कास्ट करने की कैपेबिलिटी रखता था। त्यों ही के रूम में दाखिल होता है, जो उसे एक अनॉयड एक्सप्रेशन के साथ देखती है। अपनी टोन को सीरियस करते हुए वो सीधे उसकी आइडेंटिटी के बारे में क्वेश्चन करता है। पहले तो वो इग्नोरेंट होने का प्रिटेंड करती है, लेकिन मिन्हो बेरहमी से उसका हाथ ग्रैब करता है और उस डिमोनिक मार्क को दिखाते हुए पूछता है कि ये उसके पास कैसे आया। सेउंग ही अब भी नहीं मानी, तो उस मैन ने उसे ग्रेट सफरिंग के साथ खत्म करने की थ्रेट दी अगर उसने अभी सब कुछ कॉन्फेस नहीं किया। उसका ये साइड इतना फ्राइटनिंग था कि वो पूरी तरह टेरिफाइड हो गई। उसे मिन्हो की बॉडी से गॉडली डीमन की ऑरा महसूस हो रही थी। सेउंग ही की टोन अब अनोयंस से फियर में बदल जाती है और वो जय ही के साथ अपने कनेक्शन का रिवील करती है कि कैसे उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए उसे वो टैटू लेना पड़ा। हमारे प्रोटोगोनिस्ट को उस औरत से एक अजीब सेंट आती है और ये किसी खाने की नहीं बल्कि डीमंस की जानी पहचानी स्मेल थी। डीमन रियल्म के एक फ्लैशबैक में हमें वो समय दिखाया जाता है जब हमारा हीरो एक छोटा बच्चा था। रानबी उस इलाके को एक्सप्लोर नहीं करना चाहता था, लेकिन उस स्टबर्न लड़के ने उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाकर उसे उकसाया। आखिरकार उसे लाविस के पीछे जाना ही पड़ा क्योंकि उसे अकेले उस जगह पर रहने से ड्रेड महसूस हो रहा था। रानबी को मकसद समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने उन लोगों की स्टोरी सुनाना शुरू किया जिनके पास ट्रांसेंडेंट आईज होती हैं। ऐसे डीमंस अपनी आंखों की रोशनी दो तरह से खो देते हैं, या तो उनकी विजन बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है या फिर उनकी आंखें डीजेनरेट होकर बेकार हो जाती हैं। उस शेडी लोकेशन पर रैनबी बहुत ज्यादा एंग्शियस था, लेकिन लाविस बेहद कॉशियस होकर आगे बढ़ रहा था। दूर से देखते हैं कि एक डिसीज्ड बॉडी की हथेली पर एक अजीब सा फ्लावर ब्लूम कर रहा था। सारे डेंजर को इग्नोर करके लाविस उन फ्लावर्स के पास जाता है, जबकि रैनबी पहचान लेता है कि वो लाश जेरेमी हिल्ट की है। बिना सोचे समझे लाविस ने उनमें से एक को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तभी उन रूट से खून से लथपथ वाइन्स बाहर निकलने लगी। वहां एक बहुत ही गंदी स्मेल थी और रैनबे ने उस पौधे को ग्नाविंग फ्लावर के रूप में आइडेंटिफाई किया। मिन्हो को पूरा कॉन्फिडेंस था कि सही से वही सेंट आ रही है, जबकि वो अपनी लाइफ के लिए बैक कर रही थी। बाहर से लाविस के हर एक्शन को रैनबे और उसके अंकल बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे थे। अगले सीन में हमारा हीरो सीधे जयही की टैटू शॉप की तरफ निकल पड़ता है। शुरुआत में उसे लगा कि क्या वो फ्लावर और ये टैटू सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। अंदर मौजूद कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर जयही की नजरों में सायन के लिए सॉफ्ट स्पॉट क्यों है। असल में सायन महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि वो ऐप ज्यादा जरूरी थी। उनमें से एक के हाथ में एक कैंडी जैसी दिखने वाली पिल थी, जिसे हाल ही में डेवलप किया गया था। दूसरा उसे चेतावनी देता है कि इसे न खाए, वरना स्यूं ही जैसा हाल होगा। पर उस आदमी को लगा कि वो बिल्ट डिफरेंटली है। अचानक उनके सामने आकर मिन्हो फिर से वही टैटूज और वही सेंट पहचान लेता है। वो बहुत पोलाइटली पूछता है कि क्या उन सब ने ये टैटू जयही से लगवाया है। ग्रुप लीडर बहुत एरोगेंट बनकर सामने आता है, लेकिन मिन्हो उसे एक जबरदस्त स्लैप जड़ देता है। वो आदमी तुरंत अनकॉन्शियस हो जाता है और बाकी लोग घबराकर पूछने लगते हैं कि आखिर ये लड़का है कौन। वो बिना किसी एक्सप्लेनेशन के सीधे अटैक कर रहा था, मानो उसे इस वायलेंस में मजा आ रहा हो। मिन्हो एक और को इतनी जोर से पंच मारता है कि वो हवा में उड़ जाता है, पर उसके साथी अब भी बेवकूफों की तरह चार्ज करते हैं। हमारा हीरो उनके पंच को वीव करता है और दुगनी ताकत के साथ वापस हमला करके तीसरे को भी गिरा देता है। चौथे के पास एक वेपन था, इसलिए मिन्हो उसे राउंड हाउस किक से दूर रखता है और उसे भी जमीन चटा देता है। उसका इकलौता सवाल जयही की लोकेशन के बारे में था। तभी वो पहला आदमी जिसे उसने मारा था फिर से खड़ा हो जाता है, लेकिन अब वो ह्यूमन नहीं रहा था, बल्कि एक खूंखार ज़ॉम्बी बन चुका था जिसका मकसद सिर्फ किलिंग था। वो हैरान रह गया क्योंकि उस आदमी के अंदर की डेमोनिक एनर्जी अब पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। वो मिन्हो को पकड़ने के लिए डैश करता है। उसके मूवमेंट पैटर्न्स पूरी तरह बदल चुके थे, जिससे साफ था कि उस ड्रग ने उसे एनहांस कर दिया है। बदकिस्मती से मिन्हो का पैर फिसलता है और वो गिर जाता है। अब वो पूरी तरह एक्सपोज था। वो डेमोनिक ह्यूमन जान लेने के इरादे से एक पावरफुल पंच चार्ज करता है और मिन्हो को समझ आता है कि अब वो बड़ी ट्रबल में है। तभी सीन शिफ्ट होता है जेही की तरफ, जो कहती है कि ऐप अभी तक फिनिश नहीं हुई है। उन्होंने उस कल्प्रिट को पकड़ लिया था जिसने उनसे ब्लू रिबन चुराया था। चोर अपनी गलती के लिए मर्सी की भीख मांग रहा था, लेकिन वो जिन लोगों के सामने था वे शहर के सबसे रूथलेस लोग थे। उनमें से एक गमले से ब्लू फ्लावर्स उठाता है और उस गिड़गिड़ाते हुए आदमी के ऊपर खड़ा हो जाता है। इसका अंत बहुत ग्रिम था क्योंकि उस आदमी ने उन फ्लावर्स को सीधे उसके सर के अंदर घुसा दिया, लेकिन वो सिर्फ एक आंख थी। वो आदमी रोता रहा पर वो अटैकर नहीं रुका और बेरहमी से दूसरा फ्लावर भी उसकी दूसरी आई में डाल दिया। अब वो बस वहां अंधा होकर स्क्रीमिंग और चीख रहा था। ये लोग सेकंड चांसेस में यकीन नहीं रखते और जेही जैसा इंसान भी वहां टेरिफाइड महसूस कर रहा था। वो चाहता था कि जेही बिना किसी एक्सक्यूज के काम खत्म करे, जिससे वो काफी स्ट्रेस में आ गई। बाहर आकर वो अपनी सिचुएशन के बारे में सोचती है
और सायन को बार बार कॉल करती है। बेचारा बच्चा ऐप पर काम कर रहा था और आखिर में अपनी फोन चेक करने की कूरेज जुटाता है। लेकिन ट्विस्ट ये था कि कॉल असल में मिन्हो ने किया था, उन सब गुंडों को पीटने के बाद। मिन्हो सीधे मुद्दे पर आता है और सायन से जही के साथ उसके कनेक्शन के बारे में पूछता है। मिन्हो जानता था कि वे जीही से बात कर रहे हैं, जिससे सायन दंग रह गया और तभी मिन्हो ने उसकी लोकेशन पूछी। सिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मिन्हो ने उसे अश्योर किया कि ये उसका पर्सनल बिजनेस है। वो अक्सर टैटू शॉप पर होती है, लेकिन फिलहाल वहां नहीं थी। अचानक मिन्हो को पास में एक छोटा क्रीचर मिलता है, लेकिन सायन उसे और आगे न बढ़ने के लिए बेग करता है। कॉल ड्रॉप हो जाता है और वो कैट सामान्य होने का नाटक करती है, पर मिन्हो उसे पकड़ लेता है। वो उस नन्ही चीज को पकड़कर अपनी तरफ देखने के लिए फोर्स करता है। वो जानता था कि ये कैट उसकी भाषा समझती है और उसकी एक डेथ स्टेयर ही काफी थी। उसने पहले ही उसे रैट से बैट और अब कैट में बदलते हुए देख लिया था। मिन्हो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है, जब तक उसे पता नहीं चला कि ये डीमन रियम से आई एक वॉचर है। उसका काम बिना दिखे प्रिजनर्स पर नजर रखना था, इसलिए वो लाविस के इर्द गिर्द घूम रही थी। उस वॉचर की एनर्जी इतनी कम थी कि मिन्हो को शक हुआ कि क्या वो सच में एक डेमन है। उसकी इस बात के लिए क्रिटिसाइज करता है कि उसे पहचानना कितना आसान था, यहाँ तक कि वो बेवकूफ बिल्ली अपने पैरों पर खड़ी थी। मिन्हो को लगा कि इस चीज से बात करना अब पॉइंटलेस है। उसकी असली इंटरेस्ट उस आवाज में थी जो इस क्रीचर को कमांड कर रही थी। वो आवाज रनबे की थी, जो हैरान था कि लाविस ने इतनी जल्दी प्रोग्रेस कर ली। मिन्हो उसे इस घटिया ट्रिक के लिए टॉन्ट करता है और उसके गोल्स पूछता है। उसका पुराना दोस्त बहुत ही सिंपल बनकर कुछ भी शेयर नहीं करता। अनॉयड होकर मिन्हो उससे पूछता है कि क्या प्रिजनर्स का ह्यूमन डिमेंशन में जादू इस्तेमाल करना आम बात है। रानबे कहता है कि इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं और वो जल्द ही सब समझ जाएगा। अगला मुद्दा उस न्याविंग फ्लावर के बारे में था। मिन्हो उस इंटेंस सेंट के बारे में बताता है जो उन्होंने पहले भी महसूस की थी। ये फूल जो उनके रियल में फॉरबिडन था, वो यहाँ ह्यूमन रियल में मिल रहा था। रानबी को शक होता है कि हाउस हिल्ट के डिमोनिक बीस्ट पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। हाउस हिल्ट का नाम आते ही मिन्हो चिढ़ जाता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि उसके कुछ मेंबर्स यहीं मौजूद हैं। रानबी हंसते हुए कहता है कि ये ह्यूमन रियल्म अब पहले जैसा मासूम नहीं रहा, बल्कि मैनिपुलेशन का गढ़ बन चुका है। रानबी चाहता है कि वो सब कुछ संभाल ले, पर उसके शब्द बहुत वाग थे, जिससे मिन्हो कंफ्यूज हो गया। ऐसे ही रैनबी कॉल काटता है, वॉचर फिर से होश में आ जाती है। अगले सीन में जी ही बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ है क्योंकि सायन उसका फोन नहीं उठा रहा। वो सियोंगजुन को कॉल करके आदेश देती है कि वो तुरंत ऑफिस आए और सायन को ढूंढ निकाले। मिन्हो अब उस वॉचर से ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहता है। उसकी इंफॉर्मेशन हमेशा अपडेटेड रहती थी और उसकी ट्रैकिंग एबिलिटीज शानदार थी। हालांकि वो उसे तुरंत अपनी रियल फॉर्म में आने का ऑर्डर देता है, वरना वो वायलेंस का इस्तेमाल करेगा। डर के मारे वो कैट एक सुंदर ब्लू हेड डीमन में मैनिफेस्ट हो जाती है। इतने फ्लैशी एंट्रेंस के बाद भी मिन्हो उसकी कमजोरी देखकर डिसअपॉइंटेड था। वो उसका नाम पूछता है, ये जानते हुए कि रैनबी ने उसे किसी न किसी रीजन से भेजा होगा। पता चलता है कि उस वॉचर का कोई नाम ही नहीं था, तो हमारा हीरो उसे स्ट्रीट नाम की नई आइडेंटिटी देता है। यह नाम काफी फिटिंग था क्योंकि उसने उसे एक स्ट्रे की तरह ही उठाया था। नाम थोड़ा मॉकिंग था, पर वो फिर भी बहुत डिलाइटेड थी। मिन्हो उसे सब कुछ स्पिल करने का आदेश देता है जो वो ह्यूमन रियल्म के बारे में जानती है। इसी बीच सायन अपनी पूरी ताकत से मिन्हो को ढूंढने के लिए भाग रहा था। उसे लगा उसका दोस्त डेंजर में है। उस बेचारे बच्चे को वो समय याद आता है जब उसने ऐप चैलेंज जीता था, पर जेही और उसके लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था। उसने उस पर तरस खाया और उसे किडनैप कर लिया। उसकी सारी खुशी फियर में बदल दी। जाही के बॉस ने उसे रिलैक्स करने को कहा, क्योंकि वे वहां बिजनेस टर्म्स पर आए थे। वे उसे 50 मिलियन वॉन देने को तैयार थे, बस बदले में उसे अपनी ऐप उन्हें सौंपनी थी। सियान ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो इस ऐप से पैसे नहीं कमाना चाहता था। बॉस को यह जवाब पसंद नहीं आया और वहीं से सायन की स्लेवरी शुरू हो गई। वो इन ख्यालों से बाहर आकर भागता है। तभी वो एक लंबे आदमी से टकराता है और उसे लगता है कि अब वो कुक्ड है। ये लोग वैसे भी सायन को ही ढूंढ रहे थे और उसने वहां खुद आकर उनका काम इजी कर दिया। तभी वहां जीही भी आ जाती है, जिसकी आंखों में फ्यूरी थी। इस बार वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। जही उसे फिर से किडनैप कर लेती है और उसे जिंदगी भर उनके लिए ऐप पर काम करने को कहती है, और अगर उसने भागने की कोशिश की तो उनके पास हर जगह आइज है। सियान के नए पिंजरे में भी उन्होंने एक अटेंडेंट तैनात कर रखा था। उस बच्चे को लगा कि अब सब खत्म हो गया है, जबकि गुंडे उसकी कैपेबिलिटी पर शक कर रहे थे। उस लड़के में कूरेज नहीं थी, पर बॉस उसे अपने प्रोडक्ट को फैलाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। ऐप का नाम था आई एम हियर, जो उन लोगों को भी काफी घटिया लगा। सियान अपनी ऐप पर काम करने लगता है। तभी वहां उसका बॉस आता है जो बिल्कुल एक एनिमे विलन जैसा लग रहा था। वो समझाता है कि ये ऐप असल में ब्लू रिबन की डिस्ट्रीब्यूशन का एक अहम हिस्सा है। मकसद ऐप के जरिए इंफॉर्मेशन निकालना और मार्केट को मैनिपुलेट करना था। रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग की मदद से वे अपने ट्रांजैक्शंस को बढ़ा सकते थे, जिससे उनके प्लान सक्सेस हो रहे थे। ब्लू रिबन वही ड्रग था जो इंसान को मॉन्स्टर बना देता है, और अब इसे दुनिया पर अनलीश करने का समय था। अगले दिन स्टूडेंट्स के बीच ये ऐप मशहूर हो गई क्योंकि ये 30,001 का कैशबैक दे रही थी। 3 लोगों को रेफर करने पर 1,01,000 मिल रहे थे।
इसलिए सब लड़कियां बिना सवाल किए साइन अप कर रही थीं। वे उन डाइट पिल्स को लेकर बहुत एक्साइटेड थीं, जिन्हें एक सेफ प्रोडक्ट की तरह मार्केट किया गया था। जाहिर है ये सब झूठ था। शाम तक सिग्नप्स का नंबर बहुत इंसान तरीके से बढ़ गया। जही और उसका ग्रुप खुशी मना रहे थे, पर वो अब भी कंफ्यूज थी कि उन्होंने उस घुसपैठिए को अब तक पकड़ा क्यों नहीं। सीसीटीवी चेक करने पर उन्हें वहां सिर्फ एक बैट दिखाई देता है। वो बैट सीधे कैमरा में देख रहा था, जिससे व्यू ब्लॉक हो गया था। बाकी सारे कैमरास को रैट्स ने ब्लॉक कर रखा था। जाही को इनमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी बॉस का मैसेज आता है कि वे स्टॉक वाली जगह पर पहुंचे। जब वे वहां जा रहे थे, मिन्हो बोर होकर पूछता है कि स्ट्रीट कचरे में क्यों छिपी है। पता चला कि स्ट्रीट का वजन बढ़ गया था और वो वहां स्टक हो गई थी। हमारे हीरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछा। वह डीमन बहुत थ्रिल्ड थी कि उसने मुश्किलों के बावजूद कुछ खास डिटेल्स ढूंढ ली हैं। उसी गुंडे के पास जिसे मिन्हो ने मारा था वही ड्रग्स थे जिनसे न्याविंग फ्लावर जैसी स्मेल आ रही थी। ये साफ था कि ये ड्रग इंसान की एबिलिटीज बढ़ाता है, पर अजीब बात यह थी कि न्याविंग फ्लावर को हमेशा एक होस्ट चाहिए होता है, तो बिना होस्ट के इस ड्रग का होना बहुत अजीब था, क्योंकि वो फूल डीमन रियल में एक्सटिंक्ट हो चुका था। स्ट्रीट बताती है कि इसका नाम ब्लू रिबन है और ये डाइट पिल्स और सप्लीमेंट्स के रूप में फैल रहा है। मिन्हो इसके रॉ इंग्रेडिएंट्स जानना चाहता था, पर वो सब बहुत सीक्रेट रखा गया था। स्ट्रीट भी ये पता नहीं लगा पाई, जिससे मिन्हो बहुत पिस्ड ऑफ हो गया। वो वॉचर घबराकर बताती है कि बहुत ज्यादा डिमोनिक एनर्जी होने की वजह से वे मैन्युफैक्चरर को ट्रेस कर सकते हैं। हमारा हीरो उसके सर पर मारता है, पर वो रैनबी के आदेश की वजह से अकेले नहीं गई थी। दुख की बात यह थी कि उस छोटी डीमन को रैनबी को सब कुछ रिपोर्ट करना पड़ता था। मिन्हो उसे अपने और पुराने मास्टर में से एक को चुनने का ऑप्शन देता है और उसे फ्रीडम का वादा करता है। एक बादास असिस्टेंट बनने के ख्याल से वो बहुत एक्साइटेड हो गई और उसने लाविस के प्रति अपनी लॉयल्टी की कसम खाई। लाविस विंडिका की अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए वो उसे अपनी ऑफिशियल सबॉर्डिनेट बना लेता है। इससे रैनबी का उसके साथ कनेक्शन पूरी तरह सेवर हो गया। अब बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के वे उस जगह निकलते हैं जहां ब्लू रिबन इकट्ठा किया गया था। रात के समय वे उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां सबसे ज्यादा डिमोनिक एनर्जी थी। वो उन डिब्बों को खोलना चाहता था, पर वहां बहुत सी चेन्स थीं। वो अपनी मुट्ठी के एक जबरदस्त पंच से उन सारी चेन्स को तोड़ देता है। कंटेनर के खुलते ही एक बहुत ही गंदी स्मेल बाहर आती है। अंदर से बहुत ही सिनिस्टर डिमोनिक एनर्जी बाहर निकल रही थी। उस ड्रग के इफेक्ट्स इतने तेज थे कि वे दोनों वहां मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। एक और फ्लैशबैक आता है जहां अंकल राइकन अपने भतीजे को कॉम्बैट की ट्रेनिंग दे रहे थे। वे उस बच्चे को बुरी तरह मार रहे थे ताकि वो कभी वीक न रहे। उनके एक आखिरी पंच ने बच्चे के हाथ तोड़ दिए और उसे सीधे क्लिफ से नीचे फेंक दिया। लाविस नीचे गिरते हुए अपने अंकल को कोस रहा था, जबकि वे हंसते हुए उसके पीछे आए। लाविस बहुत जोर से जमीन पर गिरा और उसके अंकल को लगा कि वो शायद मर चुका है। तभी उनकी नजर एक न्याविंग फ्लावर फील्ड पर पड़ती है जो लाशों से भरा हुआ था। नन्हे लाविस ने एक ऐसा मंजर देखा जिसे वो कभी नहीं भूल सकता था। यह ऐसा था जैसे लाइट और डार्कनेस एक दूसरे को बांट रहे हो। दो अलग तरह की एंटिटीज टकरा रही थीं और उनके बीच से कुछ नया स्प्राउट हो रहा था। इंसानों के शुरुआती समय में पहला फूल इसी ह्यूमन रियल में खिला था। उन्होंने देखा कि कैसे वो फूल डेमन्स और किसी भी जीव को ड्रेन करने की ताकत रखता था। वो फूल किसी भी रियल्म के लिए सिर्फ डिस्ट्रक्शन और तबाही था। अंकल राइकन और उनके भतीजे ने उस पूरे खेत को जलते हुए देखा। यही वजह है कि मिन्हो आज इतना कंफ्यूज्ड है कि जिसे जलाया गया था वो वापस कैसे आया। वॉचर बताती है कि डीमन किंग गमदेर ने उन सारे फूलों को खत्म कर दिया था। वे दोनों इस बात पर कंफ्यूज थे कि इतनी बड़ी तादाद में वे यहाँ कैसे आए। मिन्हो अचानक कहता है कि वो न्याविंग फ्लावर असल में इसी ह्यूमन रियल्म से आया था। यही वो इकलौता रियल्म है जहाँ लाइट और शैडो का कोएग्जिस्टेंस मुमकिन है। ह्यूमन हिस्ट्री के पन्नों से पता चलता है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले इंसान लगभग एक्सटिंक्ट हो चुके थे। दोनों रियल्म्स में इस फ्लावर का एक साथ मौजूद होना यह इंप्लाई करता है कि इस सब के पीछे कोई मास्टरमाइंड बैठा है। स्ट्रीट कुछ कहने ही वाली थी कि सडनली किसी ने उन पर लाइट चमकाई। जाही और उसके मैन वहां इंट्रूडर्स का सामना करने के लिए आ चुके थे, जो उन बच्चों पर पिटी कर रहे थे कि वे इस डेथ ट्रैप में खुद चलकर आए हैं। जहां जाही का ग्रुप उसे वही पुराना दुश्मन समझ रहा था, वहीं स्ट्रीट ने एक्सप्लेन किया कि यही वो औरत है जिसकी उन्हें तलाश है। जाही अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर करती है कि उस लड़के ने उसके ठिकाने पर बार्जिंग इन करके सब रेक कर दिया। तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो वहां तक रीच कैसे कर पाया। मिन्हो सीधे पॉइंट पर आता है और पूछता है कि क्या वही इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसे उसका एटीट्यूड पसंद नहीं आया, लेकिन उसने कॉन्फर्म किया कि वही बॉस है। जिसके बाद मिन्हो ने प्रोडक्ट के मटेरियल्स के बारे में पूछताछ शुरू की। जाही उसकी इस ऑडेसिटी पर हंसती है और हालांकि मिन्हो को उस प्रोडक्ट से मतलब नहीं था, लेकिन वो जानता था कि इन्हें ऐसे ही छोड़ देना डेंजरस होगा। जाही अपनी जेब से वो ड्रग निकालती है और अपने आदमियों को वार्न करती है कि इस बार कोई भी फेलियर यंग मू के रात को दावत देगा। वो उन्हें खाने के लिए ढेर सारे ब्लू रिबन्स देती है और वे क्लाउन्स उस प्रीशियस गिफ्ट को पाकर बेहद एक्सटैटिक हो जाते हैं। जाही उन्हें चुप रहने को कहती है, जिसके बाद वे चारों लूनेटिक्स तुरंत उस पिल को स्वॉलो कर लेते हैं। ये जानते हुए कि फाइट अब उगली होने वाली है, मिन्हो स्ट्रीट को छिपने के लिए कहता है ताकि वो कोई डिस्ट्रैक्शन न बने। जाही के आदमी अब मॉन्स्टर्स और बर्जर्क हो चुके थे
और वो उन्हें अपने टारगेट को क्रश करने का इशारा करती है। ये चारों पूरी स्पीड के साथ मिन्हो की तरफ चार्ज करते हैं, जिसे वो इंटॉक्सिकेटेड और एरोगेंट फूल्स कहकर पुकारता है। अपनी ब्लडस्टोन आई का इस्तेमाल करते हुए वो उन्हें यकीन दिलाता है कि वो अपने मायास्मा से उन सबको टेक डाउन कर सकता है। मिन्हो पहले टारगेट पर हमला करता है, उसे पंच मारता है और फिर पीछे वाले को एक जोरदार किक जड़ देता है। वो किसी लेजेंडरी शिनोबी की तरह मूव कर रहा था और उसने एक जबरदस्त अपरकट के साथ तीसरा पंच मारा। तीन को ढेर करने के बाद उसका बैग खाली रह गया और पीछे से उस पर टैकल हुआ। मिन्हो जमीन पर गिर गया और अब वो हार्म के लिए एक्सपोज था। वही आदमी उसके चेहरे पर नी मारने की कोशिश करता है, लेकिन मिन्हो उसे टकराने से पहले ही कैच कर लेता है। उसे ओवरवेल्म्ड होते देख उसकी असिस्टेंट फिक्रमंद हो गई, लेकिन जीही के चेहरे पर जॉय आ गई। वे तीनों ज़ॉम्बीज राक्षसी तरीके से लंगे करते हैं और हर डायरेक्शन से मिन्हो पर हमला कर देते हैं। एक साथ हमला होने की वजह से फाइट बैक करना काफी डिफिकल्ट हो रहा था। ये लोग पिछले ब्लू रिबन वाले दुश्मनों से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने ड्रग का ओवरडोज लिया था, जिससे उन्हें और भी ज्यादा पावर मिल रही थी। हालात को समझते हुए मिन्हो एक अलग स्ट्रेटजी के लिए मुड़ता है। वो तेजी से प्रोडक्ट के बॉक्सेस की तरफ बढ़ता है और उसमें से एक सचेत निकाल लेता है। मिन्हो फिर उसी बॉक्स को क्रश करके सीधा उनके चेहरे पर थ्रो करता है। ड्रग की तेज सेंट ने उन लोगों को ओवरवेल्म कर दिया और उस गंध से मिन्हो को भी नफरत थी, क्योंकि उसकी अपनी मायस्मा पावर उस महक की वजह से बेकाबू हो रही थी। जब वे स्टैगर्ड थे, तभी मिन्हो एक लड़के का चेहरा पकड़कर उसे संग जिनवू स्टाइल में जमीन पर स्लैम कर देता है। उसे खत्म करने के लिए उसने एक दूसरा हिट मारा और उस आदमी का चेहरा स्मैश कर दिया। एक दूसरे आदमी ने किक मारने की कोशिश की, लेकिन मिन्हो ने फिनेस के साथ बचते हुए उसे पकड़ लिया और जमीन पर फ्लिप कर दिया। पूरी ताकत लगाते हुए बरसर्क मिन्हो ने उसके एंकल पर पैर मारा और उसकी टांग शैटर कर दी। एक और आदमी उसे टैकल करने आया, लेकिन उसे ऐसा बैकहैंड स्लैप पड़ा जैसे नीरो ने डांटे को डेविल मे क्राई 5 में मारा था। मिन्हो उस भारी शरीर को पकड़ता है और उसे एक जबरदस्त सुप्लेक्स दे मारता है। ये एब्सोल्यूट सिनेमा था। अगर आपको भी मेरी तरह चिल्स महसूस हुए तो लाइक बटन जरूर दबाएं। जय खौफ में देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस लड़के ने अकेले ही उन एनहांस्ड ह्यूमंस को इतनी बेरहमी से टेक डाउन कर दिया। उसे देखते ही जही को अपनी डेथ का डर सताने लगा, क्योंकि मिन्हो की बॉडी से एक डिमोनिक ऑरा निकल रहा था जो उसे इंसान नहीं बना रहा था। अपनी जान के लिए शिवरिंग करते हुए जाही सोचने लगी कि क्या वो किसी स्पेक्टर एंटिटी का सामना कर रही है। स्टेज पर यूरी दर्शकों के सामने खड़ी है। कमरे के अंदर उसकी माँ कांग ह्युंजू उसे चीर कर रही है। उसे यकीन है कि उसकी बेटी वीनस बैलेट कंपनी जरूर ज्वाइन करेगी। सडनली 2 आदमी कमरे में दाखिल होते हैं और ह्युंजू तुरंत अलर्ट होकर उनसे पूछती है कि वे कौन है। वे मेज पर ब्लू रिबन्स का एक जार रखते हैं और वहां अचानक आने के लिए अपोलोजाइज करते हैं। चूंकि ये एक बल्क ऑर्डर था, वे इसे खुद डिलीवर करने आए थे। परेशान देख उस आदमी ने उसे अश्योर किया कि वे सब कुछ खुद ही हैंडल करते हैं। फिर भी उसे शक था कि कहीं उन ब्लू रिबन्स में कोई फॉल्ट्स तो नहीं। यंगमू उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो अपनी बेटी को पहले ही इतनी बड़ी अमाउंट खिला चुकी है और अब इसके बारे में पूछ रही है। ह्युंजू तुरंत स्क्रीन की तरफ देखती है और उसकी बेटी किसी ब्रोकन वैक्यूम की तरह मलफंक्शन करने लगती है। यूरी को कोलैप्स होते देख वे आदमी सोचने लगे कि आखिर माँ ने अपनी बेटी को कितनी ज्यादा डोज दी थी। सडनली यूरी का एंकल स्नैप हो जाता है और वो एक मैनेकिन की तरह स्टेज पर गिर जाती है। पूरी ऑडियंस ये सब देखकर डम्फाउंडेड रह गई। माँ चिल्ला उठती है, क्योंकि उसे लगा था कि ब्लू रिबन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। वे आदमी बड़ी नॉनचालांटली कहते हैं कि नियम केवल प्रॉपर डोसेज पर काम करते हैं और फिर उसे बताते हैं कि यूरी के लिए अब कोई उम्मीद नहीं बची। अब उसे अपनी छोटी से छोटी डिजायर्स पूरी करने और सरवाइव करने के लिए इस ड्रग की जरूरत होगी। अपनी पूरी लाइफ इस पर डिपेंडेंट रहेगी। ह्यूंजू पूरी तरह शेकन थी, क्योंकि उसने अपनी बेटी पर बहुत कुछ इन्वेस्ट किया था। फोन रिंग होता है और यंगमू उसे उठाता है। दूसरी तरफ जिंजी ही थी जो टीयर्स के साथ रो रही थी। फोन मिन्हो के पास आता है जो उससे पूछता है कि क्या वही ब्लू रिबन बना रहा है। यंगमू हैरान रह गया और मिन्हो उसे मिलने के लिए ऑर्डर देकर कॉल कट कर देता है। यंगमू वहां से तुरंत निकलने के लिए ह्यूंजू से लीव लेता है। दूसरी तरफ वो ब्लू हेयर्ड गर्ल मिन्हो से पूछती है कि लोग आखिर ड्रग्स लेते ही क्यों हैं। जवाब बिल्कुल प्लेन था। इंसानों की स्टुपिडिटी और एरोगेंस की वजह से वे ड्रग्स की तरफ झुकते हैं। उन्हें लगता है कि वे कभी डिपेंडेंट नहीं होंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं होता। वे अपनी जिंदगी को पर्पसफुल महसूस कराने के लिए ड्रग्स चुनते हैं। तभी वो लड़की उन थुग्स की तरफ इशारा करती है जिसका लीड यंग मुंह कर रहा था। वो तुरंत पूछता है कि आखिर मिन्हो उससे क्यों मिलना चाहता था। मिन्हो बात को टालते हुए कहता है कि वो उससे नहीं मिलना चाहता था, वो सिर्फ ड्रग्स के बारे में जानना चाहता था और उसे मेरे ह्यूमन कहकर बुलाता है। ये शब्द सुनते ही यंग मू एक फ्लैशबैक में चला जाता है जब वो अपने पिता के साथ स्लम्स में रहता था। यंग मू अपने पिता को और ड्रग्स के लिए जगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसके पिता की डेथ हो चुकी है। उसके पिता की पूरी लाइफ ड्रग्स के इर्द गिर्द थी
और उसकी मौत भी। लेकिन पिता की मौत से यंगमू को कोई दुख नहीं हुआ, बल्कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया क्योंकि उसे ड्रग विथड्रॉवल्स हो रहे थे। वो अपने पिता की बॉडी को लाते मारने लगा क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब ड्रग्स कहाँ से मिलेंगे। सडनली उसके पिता की आंखें चमकने लगीं, जिससे वो सोचने लगा कि क्या वो अलाइव है। तभी उसके पिता की बॉडी के नीचे से एक स्पिरिट निकलती है और पूछती है कि क्या वो दुखी है। डेमन स्पिरिट कहती है कि अगर वो दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा तो वो उसके पिता को रिटर्न कर सकता है। लेकिन यंगमू को पिता की मौत पर रिलीफ महसूस हुआ और उसे सिर्फ खुद के लिए ड्रग्स की फिक्र थी। डीमन उसकी इस अर्ज को देख लेता है और उसे एक नाविंग फ्लावर देता है। उसे हुक्म देता है कि वो इस फूल को अपने पिता की डेड बॉडी खिला दे। डीमन कहता है कि ये एक दूसरे पर ट्रस्ट करने का तरीका है और आगे उसे जो चाहिए वो मिलेगा। डीमन उसे ये भी कहता है कि जो भी उसे डिसीव करे या इस फ्लावर को मना करे उसे मार दे। उसके बाद वो स्पिरिट यंगमू को अपनी ब्लेसिंग देकर वहां से चली जाती है। इमीडिएटली यंगमू अपने पिता की कॉप्स उस फ्लावर को खिलाना शुरू कर देता है। प्रेजेंट डे में वापस आते हुए यंगमू को मेरे ह्यूमन कहे जाने पर बहुत बुरा लगता है। मिन्हो शांत रहता है और सोचता है कि क्या यंगमू को किसी ऐसी चीज पर फेथ है जिसने उसे जिंदगी का सेकंड चांस दिया। जब यंगमू सच बताता है तो मिन्हो को पहले ही उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता होता है जो उसने डीमन के साथ किया था। फिर भी मिन्हो आगे बढ़ता है और डीमन और यंगमू दोनों को ट्रैश कहता है, जिससे वो फ्यूरियस हो जाता है। वो तुरंत अपने आदमियों को मिन्हो पर अटैक करने का हुक्म देता है। वो लड़की वहां से भाग जाती है, लेकिन मिन्हो उनसे जल्दी निपटने का फैसला करता है। दूसरी तरफ ब्लू रिबन की सेल्स इतनी बढ़ गई थी कि पूरे देश के वीआईपी कस्टमर्स उनसे जुड़ने वाले थे। पूरी टीम यंगमू की तारीफ करती है क्योंकि उसने चाइना और जापान तक के रास्ते खोल दिए थे। इस बीच ऐप क्रिएटर बहुत वरीड था क्योंकि उसका ऐप नशीली दवाओं का जरिया बन चुका था। हमारे हीरो की तरफ वापस आए तो जिनजे रो रही थी जब उसने मिन्हो को अकेले उन थुग्स को खत्म करते देखा। मिन्हो फिर यंगमू को फाइट के लिए चैलेंज करता है। यंगमू को उस स्पिरिट की कई बातें याद आती हैं कि जो कोई भी न्याविंग फ्लावर से इनकार करे उसे मार दो। वो 3 ब्लू रिबन्स निकालकर निगल लेता है और अपने लॉर्ड बावर हिल्ट का नाम लेता है। इस तरह वो अपने डेमन लॉर्ड बावर हिल्ट से ऑर्डर्स ले रहा था। इससे पहले कि वो मिन्हो पर हमला करता, जिनजे ही चिल्लाई कि ये लड़का कोई ऑर्डिनरी हाई स्कूलर नहीं है, बल्कि वो उन लोगों जैसा लग रहा है जिनके साथ मिलकर उसने न्यू ड्रग बनाया था। न्यू ड्रग का नाम सुनकर मिन्हो सरप्राइज रह गया और उसी का फायदा उठाकर उस आदमी ने उस पर पंच मारा। लेकिन मिन्हो ने उसे सेंस कर लिया और उसका हाथ झटक दिया। ना वक्त गंवाए वो रेड हेड बस्टर्ड उस पर बैरेज ऑफ पंचेस बरसाता है, जिसकी स्पीड देखकर मिन्हो भी हैरान था। यंगमू भी उसकी स्ट्रेंथ देखकर हैरान था और उससे पूछता है कि क्या उसे भी किसी गॉड की ब्लेसिंग मिली है। तभी मिन्हो को समझ आता है कि उस फ्लावर और फिल्थी स्मेल का क्या मतलब है और वो पूछता है कि क्या वो बावर हिल्ट को मानता है। अपने लॉर्ड का नाम सुनकर यंगमू और गुस्सा हो गया, जबकि मिन्हो उसका मजाक उड़ा रहा था कि वो उस पैथेटिक डेमन में बिलीव करता है। इस बात से वो और भी ज्यादा चिढ़ गया और मिन्हो पर चिल्लाने लगा कि उसने उसके गॉड की इंसल्ट कैसे की। हीरो फिर से उसकी इंसल्ट करता है और कहता है कि वो डीमन कितना बेबस होगा जो तेरे जैसे भगोड़े के पास गया। अब यंगमू के गुस्से का बांध टूट गया और वो अपनी स्विफ्ट स्पीड से मिन्हो पर घूंसों की बारिश करने लगा। यंगमू के हमलों से बचते हुए मिन्हो सोचता कि बावर हिल्ट ने अपना नाम कैसे बनाया। उसे वो फाइट याद आती है जब उसने बावर के सारे आदमियों को खत्म कर दिया था, लेकिन बावर वहां से किसी डरपोक की तरह एस्केप कर गया था। तो को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो डरपोक यहाँ रॉयल्टी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए वो यंगमू से पूछता है कि उसका लॉर्ड कहाँ छिपा है। जब मिन्हो ने इंसल्ट करना बंद नहीं किया तो उसने और पावर का इस्तेमाल किया, जिससे एक अजीब स्टेंच निकलने लगी। वो मिन्हो को बालों से पकड़ता है और पागलों की तरह पंच मारते हुए कहता है कि ब्लू रिबन और बावर हिल्ट सिर्फ उसके हैं। अब मिन्हो को एहसास हुआ कि यंगमू अपनी सैनिटी खो चुका है और वो उसे सच में मार डालेगा। दूसरी तरफ स्ट्रीट डरी हुई थी क्योंकि मिन्हो एक ह्यूमन बॉडी में था और उसे ऐसे पिटते नहीं देख सकती थी। अगर वो डेमन रियल में होता तो अपनी एबिलिटीज आसानी से इस्तेमाल कर लेता। डीमन रियल में वैन बे ये सब देख रहा था और कहता है कि टेस्ट सब्जेक्ट पूरी तरह से फ्यूज हो चुका है। उसे पता था कि मिन्हो उसे सप्रेस नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पास कोई ब्लड स्टोन नहीं था। जब बात आई कि लाविस की सोल डिस्ट्रॉय हो सकती है तो दूसरे डेमन ने पूछा कि क्या उसे पता है कि लाविस को सबसे ज्यादा नफरत किससे है। उसने मजाक में कहा कि उसका टेम्पर इतना खराब है कि उसे हर चीज से नफरत है, लेकिन उसके चाचा ने बताया कि उसे सबसे ज्यादा फिल्थ से नफरत है क्योंकि उसे माइसोफोबिया है। बस तभी उस गंदी स्मेल से परेशान होकर मिन्हो उसका पंच पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है। मिन्हो को महसूस हुआ जैसे उसकी पुरानी स्ट्रेंथ वापस आ गई हो। अपनी पूरी एनर्जी के साथ वो उस लड़के की तरफ बढ़ा ताकि फाइट और उस टेंच को खत्म कर सके। जैसे ही उसने यंगमू को एक पंच मारा, उसे यकीन नहीं हुआ कि एक इंसान के पास इतनी पावर कैसे हो सकती है। जब मिन्हो के अंदर के डेमन ने खुद को इंसान सुना तो उसने इतनी जोर से मारा कि उस लड़के की नोज ब्रेक हो गई। मिन्हो की स्ट्रेंथ देखकर वो पूछता है कि वो क्या है, लेकिन मिन्हो उस महक से चिढ़कर उसे एक और पंच मारता है। यहां तक कि वैनबा को भी सडन एनर्जी सर्ज का पता नहीं चला। दूसरे डेमन ने समझाया कि उसे उस गंदगी से हेडाक हो गया होगा
क्योंकि वो फिल्थ बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी माइसोफोबिया की वजह से वो अवेकन हो गया और अपनी ओरिजिनल पावर का कुछ हिस्सा इस्तेमाल कर पाया। वह भी हैरान था क्योंकि एक सिनर्स बॉडी के लिए डीमन रियल्म की पावर इस्तेमाल करना नामुमकिन था। इस पर दूसरा डेमन प्रूडली कहता है कि लाविस कोई ऑर्डिनरी गाय नहीं है। एक पंच मारने के बाद मिन्हो कहता है कि तू खुशकिस्मत है कि मैं इस बॉडी में किसी को मार नहीं सकता, लेकिन वो लड़का ये मानने को तैयार नहीं था कि बावर्स ब्लेसिंग होने के बाद भी वो हार गया। इसलिए वो और ब्लू रिबन खाने की कोशिश करता है। उसे मरने से बचाने के लिए हीरो ने उसे रोका और ऐसा पंच मारा कि उसका जॉ टूट गया और सिर दीवार में जा घुसा। आखिरकार जब वो स्टेंच कम हुई तो मिन्हो ने अपनी नाक ढैंक ली। सियान अपने ऐप के डेटा को घूर रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने इस ऐप के लिए ये सब नहीं चाहा था। एक प्रेस्टीजियस स्कूल की दीवारों में कैद लोग जो हर दिन दिखावा करते थे। वो चाहता था कि लोग जेन्युइन रिलेशनशिप्स बना सकें जहां कोई फॉल्सनेस न हो, लेकिन उसका बिलव्ड ऐप ड्रग्स बांटने के काम आ रहा था। सियान एक लंबी सांस लेता है और कंप्यूटर पर काम शुरू कर देता है। बाहर के लोग अपने ऐप्स में बदलाव देख रहे थे। उन्हें लगा कोई एरर या वायरस है। सियान बाहर की आवाजें सुनता है और तुरंत दरवाजा लॉक करके ऐप डिलीट करने लगता है। थग्स को सब समझ आ गया और वे एक खिड़की बैंग करने लगे और चिल्लाने लगे कि दरवाजा खोलो वरना बिग ट्रबल होगी। सियान लगातार काम कर रहा था ताकि ऐप को परमानेंटली डिलीट कर सके। तभी उसकी नजर उस छोटे से वार्निंग बटन पर पड़ी। सडनली एक जोरदार क्रैश हुआ और थग्स कमरे के अंदर घुस आए। उसमें गाय ने उसके चेहरे पर पंच मारा और पूछा कि क्या वो पागल हो गया है। दूसरे ने लोडिंग टैब देखा और समझ गया कि सैन क्या कर रहा है। ये बच्चा ऐप डिलीट करने की कोशिश कर रहा है और अगर योंगमू को पता चला तो वे सब स्क्रूड हो जाएंगे। हिम्मत जुटाकर सैन खड़ा हुआ, उस आदमी को चोट पहुंचाई और फायर एक्सटिंग्विशर लेकर चिल्लाया कि ये उसका ऐप है। धुएं की वजह से उन थुग्स को कॉफिंग होने लगी। सैन ने देखा कि प्रोसेस बस पूरा होने ही वाला है। सडनली उनमें से एक ने उसे जमीन पर पिन कर दिया। वो अपने आदमियों पर चिल्लाया। उसने सियान को बांधने को कहा और खुद उसका गला स्ट्रैंगल करने लगा। सियान की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि बस यही वो कर सकता था। धुएं के पीछे से एक हेड दिखाई दिया और फिर एक चमकती हुई रेड आई। उन्होंने पूछा कि वो उसके सर्वेंट के साथ क्या कर रहा है और उसके चेहरे पर पंच मारा। पहले को पीटने के बाद वो बाकी बास्टर्ड्स को भी डिवास्टेट कर देता है। उसने डिक्लेयर किया कि वे बेवकूफ हैं जो उसके अटेंडेंट पर हाथ डाल रहे थे, क्योंकि वो मरते दम तक अपनी चीजों को हाथ नहीं लगाने देगा। सियान खांसते हुए ऊपर बैठा। उसे पुरानी बातें याद आईं जब उसने मिन्हो को वो ऐप दिखाया था। उसने उसका पर्पस बताया था और वो आइकॉन भी दिखाया जो उसने उसके लिए डिजाइन किया था। मिन्हो को फिर से बुलीज उठा ले गए थे। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ और कैसा है। सियान ने उसी वक्त कुछ करने का फैसला किया था, इसलिए उसने वो अलर्ट बटन बनाया ताकि फ्रेंड्स हमेशा प्रोटेक्टेड रहें। उसने वादा किया था कि वो मिन्हो को फिर कभी हर्ट नहीं होने देगा। पुराने मिन्हो ने उसे थैंक्स कहा था और वादा किया था कि वो ऐप को सबसे पहले डाउनलोड करेगा। आज का मिन्हो उसे वो ग्लोइंग वार्निंग बटन दिखाता है और पूछता है कि क्या उसने ये ऑन पर्पस भेजा था। सियान की आंखों से टीयर्स बहने लगे। वो मन ही मन उसे थैंकिंग कर रहा था जिसने उसके सिग्नल को सही तरीके से अंडरस्टैंड किया। बिल्डिंग के बाहर निकल आते हैं जबकि स्ट्रिट वहां जीही को हैंडल कर रही है। एक सेकंड के भीतर जेही वहां से खुद को रिलीज करती है और उनसे दूर रन्स अवे हो जाती है। मिन्हो उस डीमन फॉलोअर को बताता है कि सब ओके है क्योंकि वे ग्नैविंग फ्लावर्स अब वैनिश हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ योंजू उस फायर के लिए फायर डिपार्टमेंट को अलर्ट करती है। वो म्यूंगू से निकलती उस डार्क एनर्जी को नोटिस करती है जो पेड़ के पास अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था। उस एली में वापस सायन उस डीमन गर्ल को नोटिस करता है जो लगातार मिन्हो को फॉलो कर रही थी। इसी बीच हमारा हीरो अपने ही थॉट्स में खोया हुआ है। उसे रियलाइज होता है कि वो बस्टर्ड रैन बाय और उसका अंकल उसे यूज कर रहे हैं। घर पहुंचकर सायन यहाँ मिन्हो की कंडीशन को लेकर कंसर्न्ड है और उसे हॉस्पिटल जाने के लिए अर्ज करता है। लेकिन हमारा बॉय एक टैंक की तरह मजबूत है। उसे किसी पैच अप की जरूरत नहीं है। फोर आइज बहुत हैप्पी है कि उसका बडी आ गया। हालांकि उसने वो एसओएस बस एक विम में टैप किया था। देखा जाए तो उसे लगता है कि वो सिग्नल की वजह से आया, लेकिन रियलिटी में ये सिर्फ एक कॉइंसिडेंस था। मिन्हो की असिस्टेंट उसे साइलेंस करती है और विस्परिंग करती है कि इसे कॉइंसिडेंस कहना अनवाइज होगा। चलिए वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि असल में क्या हैपेंड हुआ था। मिन्हो यहाँ जेही को उसके हिडआउट ले जा रहा था। फ्रस्ट्रेटेड होकर उसे लगा कि वो इतना सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उसका फ्रेंड था। मजेदार बात यह है कि मिन्हो को पता भी नहीं था कि सायन को जेही के ग्रुप ने कैप्चर किया है, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि वो स्कूल क्यों नहीं आया। जेही पूरी तरह से बैफल्ड थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान इतनी लिमिट्स क्यों पार कर रहा है, जबकि सायन को बचाना उसकी प्रायोरिटी तक नहीं थी। उसी वक्त उसने वो एसओएस सिग्नल बजते हुए देखा। वापस प्रेजेंट में स्ट्रीट नहीं चाहती कि उसका मास्टर इसे कोइंसिडेंस कहे, क्योंकि ये उनके रिलेशनशिप के लिए एक टेरेबल मूव होगा। आखिरकार मिन्हो को यहाँ काफी समय तक रहना है, इसलिए उसे फ्रेंड्स बनाने की जरूरत है। वो बच्चा तो उसे अपना रोल मॉडल मानता है और खुद को ब्लेसेड समझ रहा है कि वो उसे बचाने आया। सियान अपनी बात रखता है और क्वेश्चन करता है कि ये ब्लू हेड गर्ल कौन है। मिन्हो बताता है कि वो सिर्फ एक सबॉर्डिनेट है, जिसे सुनकर उसका फ्रेंड काफी सरप्राइज्ड होता है। काफी इंट्रीग्ड होकर
सायन उससे एक क्वेश्चन पूछने का फैसला करता है क्योंकि वो अचानक इतना चेंज हो गया था। अंदर ही अंदर सियान को फियर है कि उसका दोस्त किसी टेरिबल ऑर्गेनाइजेशन के प्रभाव में है। वो नहीं चाहता कि मिन्हो खुद को ऐसे डेंजरस पीपल से घेर ले। इसी बीच हमारा हीरो समझ जाता है कि वो अपनी अटेंडेंट के लिए हमेशा एक्सक्यूजेस नहीं दे सकता, इसलिए वो सियान की बात से एग्री करता है और सीधे वो बैंगर इन्फॉर्मेशन देता है कि वो ग्रेट डीमन किंग का सन है। वे सभी हैवी वर्ड्स उस बच्चे के सर के ऊपर से निकल गए। वो कुछ कॉम्प्रिहेंड कर ही रहा था कि अचानक अपनी लैब पर एक कैट को देखकर वो स्टार्टल्ड हो गया। समझाते समझाते थक कर हमारा बॉय सारी बात अपनी अटेंडेंट पर छोड़ देता है। तभी वो कैट बात करना शुरू करती है, जिससे वो बेचारा स्टूडेंट बुरी तरह स्कैर्ड हो जाता है। इतना सब कुछ एक साथ होने पर साइंस शॉक की वजह से फेंट्स हो जाता है। इसी बीच बजट शिसाकी का ह्यूमिलिएशन सेशन खत्म होता है और अब उसे रिग्रेट हो रहा है कि उसने अपने टारगेट को पहले क्यों नहीं मारा। फिगर उस कार के पास आती है जहां उसे रखा गया था और तुरंत एक पुलिस ऑफिसर को डिसमेंटल करके उसे स्लीप की स्थिति में भेज देती है। उसे यंग मू की कंडीशन पर दया आती है, जो अपनी मिस्टेक के कारण अपने मास्टर के सामने फूट फूट कर रो रहा था। लॉर्ड बावर उसकी एक नहीं सुनता और उसे किसी और प्लेस पर ले जाने का इंटेंशन रखता है। जब ये सब हो रहा था तभी पुलिस ऑफिसर्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स के टेक डाउन की रिपोर्ट्स मिलती हैं। सबसे बड़ा कॉन्सर्न ये था कि जो ड्रग्स उन्हें मिले वे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अप्रूव थे। ये बात बहुत अलार्मिंग थी कि बच्चों के बीच इतनी बड़ी क्वांटिटी में ड्रग्स फैलाए जा रहे थे। तभी उस फीमेल ऑफिसर को जमीन पर डिटेक्टिव चा दिखाई देते हैं। वो उसकी ओर रेस करती है और कार के अंदर चेक करती है, जहां उसे पता चलता है कि कैप्टिव एस्केप कर चुका है। एक दूसरी लोकेशन पर लॉर्ड बावर अपने फेलियर चाइल्ड को लेकर आता है। यंग मो एक और चांस के लिए बैक करता है। उसे यकीन है कि वो अपने टारगेट को मार देगा। उसका मास्टर उसका मॉक करता है क्योंकि उसे उन फ्लावर्स की वैल्यू समझ नहीं आ रही थी जिन्हें उसने जला दिया था। लॉर्ड बावर ने इंसानों को होस्ट की तरह इस्तेमाल करने के लिए बहुत वर्क किया था। उसे अपने सर्वेंट्स की ये यूजलेसनेस बहुत डिसअपॉइंटिंग लगती है। फिर से यंग मू चांस मांगता है और अपना जॉब फिनिश करने का प्रॉमिस करता है। एक तरह का कर्मा देते हुए बावर वो फ्लावर सीधे उसकी आई में प्लंगे कर देता है, जिससे वो आगोनी में स्क्रीम करने लगता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी क्योंकि उसका मास्टर उनके ब्लड ओथ की याद दिलाता है। अब लॉयल्टी प्रूव करने का एक ही तरीका था, लेकिन वो स्क्रीमिंग में इतना व्यस्त था कि बावर की बातों पर फोकस नहीं कर सका। चलिए वापस चलते हैं और देखते हैं कि जेही क्या कर रही है। वो कॉइन वॉलेट चुराने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता और वो एक लूनेटिक से टकरा जाती है जिसने ड्रग लिया हुआ था। जय ही हैरान है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये उसके किए गए टॉर्चर का ही फल था। आदमी मुश्किल से बोल पा रहा था, जिससे उसे शक हुआ कि उसने कितना डोसेज इंजेस्ट किया है। उसे एक वेपन मिलता है, लेकिन उसकी एरोगेंस तब खत्म हो जाती है जब वो उसके साइड में ब्लेड मार देता है। जाही पेन में गिर जाती है, जबकि वो इंसान आदमी सिर्फ और सिर्फ ब्लू रिबन मांग रहा था। वो अपने मैनिक एपिसोड में पागल हो रहा था, जबकि जेही को रियलाइज हुआ कि उसे बहुत बैडली चोट लगी है। जो लड़की दूसरों को टॉर्चर करती थी, आज उसकी आंखों में टीयर्स थे और वो अपनी डेथ से टेरिफाइड थी। उसी पॉइंट पर उस आदमी के साथ कुछ स्ट्रेंज होने लगता है। शैडो डिमोनिक एनर्जी से वहां रैन भी मैनिफेस्ट होती है, जो सोच रही थी कि क्या लाविस इससे और भी नफरत करेगा। नहीं जानती कि ये कौन है और हेल्प के लिए बैक करती है, लेकिन रैन भी क्रूएली उसे हेल का रास्ता दिखा देती है। जही कंफ्यूज थी, जबकि वो उसे अश्योर करता है कि वो उसकी बॉडी को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है जहां अंकल बार्किन को डीमन क्वीन एनियस समन करती है। लेडी एनियस तुरंत उससे कंप्लेन करती है कि उसने उसके बेटे के साथ प्रैंक्स प्लॉट क्यों किए। लॉर्ड बार्किन स्माइल करते हुए रिप्लाई देता है कि उसका सन अब बड़ा हो चुका है। उसका भाई बताता है कि उसने लाविस की बॉडी में एक ब्लड डीमन स्टोन फिट किया था। ये सुनकर क्वीन फ्रीक आउट हो जाती है और उसे नॉन स्टॉप स्कोल्ड करने लगती है। बार्किन वापस आर्ग्यू करता है। वो कहता है कि उसे अपने चाइल्ड पर ट्रस्ट करना चाहिए। इस पर एनियस रिवील करती है कि वो दुनिया की अनस्टेबल कंडीशन को लेकर वरीड है। अगर ये रूमर फैल गई कि उसका बेटा अकेला है तो पूरी दुनिया कैओस में कोलैप्स हो जाएगी। अंकल बार्किन को कोई कंसर्न नहीं था, वो तो बस उसकी कॉम्बैट एबिलिटी की तारीफ कर रहा था। क्वीन गुस्से में अपने भाई को सर पर स्मैक करती है। अनॉयड होकर वो रैनबी से ऐसी बुक ढूंढने को कहता है जिससे ओल्डर सिस्टर्स से छुटकारा मिल सके। रैनबी काम करने की कोशिश करती है, लेकिन वे दोनों बुरी तरह फाइटिंग करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होकर अर्थ पर आता है जहां लाविस चिलिंग कर रहा है। सियान उससे कंफर्म करता है कि क्या वो सच में एक डीमन है। लॉर्ड लाविस कैजुअली एडमिट करता है, जिससे सायन वरी करने लगता है कि मरने के बाद वो हेल जाएगा। लाविस कहता है कि ये अर्थ पहले से ही एक हेल है और डीमन वर्ल्ड में उसे कोई टच भी नहीं कर पाएगा। वो खुद को डेमन थ्रोन का सक्सेसर बताता है, जिसे सुनकर सायन और भी स्कैर्ड हो जाता है। इस रैनबे के बारे में सोचकर उसकी आईबॉल से लॉलीपॉप्स बनाने की बात करता है। वो इस थॉट को काफी एंजॉय कर रहा था। जब सियान इस बात को प्रोसेस करता है तो वो असली मिन्हो के बारे में क्वेश्चन करता है। स्ट्रीट एक्सप्लेन करती है कि मिन्हो वैसे भी मरने वाला था,
और डीमंस इन वेसल्स को प्रिजन सेल्स की तरह यूज करते हैं। सुनकर वो एंग्शियस हो जाता है और खुद को गिल्टी मानने लगता है। लाविस इसे नोटिस करता है और पूछता है कि वो सैड क्यों है। वो कहता है कि उसे बस कुछ डेकेड्स और यहाँ होल्ड आउट करना है। सियान रियलाइज करता है कि वो डेफिनेटली डीमन रियल्म ड्रैग किया जाएगा। जब स्ट्रीट डीमन वर्ल्ड को डिस्क्राइब करती है तो वो ब्लड और ह्यूमन फ्लैश की बात करती है, जिससे वो टेरर में स्क्रीमिंग करने लगता है। डीमन प्रिंस अपने नए मिनियन को वार्न करता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। घर जाते वक्त लाविस की बॉडी में पेन होने लगता है। उसे लगता है कि ये ब्लडस्टोन के ओवरयूज की वजह से है। जैसे ही वो अंदर जाता है, मिन्हा उसे बर्थडे पार्टी और केक के साथ सरप्राइज देती है। वो सेल्फी के लिए उसे खींचती है, लेकिन उसे बर्थडेज की कोई परवाह नहीं थी। वो उसके चेहरे पर बैंडेज के बारे में पूछता है। वो क्लेम करती है कि एक ग्रानी को बचाते हुए उसे ये ब्रूज आया। लाविस को ये काफी इंट्रिगिंग और अम्यूजिंग लगता है। मिन्या फोर्सफुली उसके मुंह में केक डालती है और वो उसके टेस्ट के साथ इन लव हो जाता है। तभी उसका स्टेप डैड बार्जिंग करते हुए घर में घुसता है और अपनी मैरल इलेक्शंस की हार पर शाउटिंग करने लगता है। वो मैसेकर की बातें करता है और गुस्से में अपने अटेंडेंट को पंच मारता है। जब उसकी पत्नी उसे रोकने की कोशिश करती है तो जुंग टैसिक उसे भी पंच मारता है। ये अपनी माँ को बचाने आती है, लेकिन उसका पिता अपना गुस्सा केक पर उतारता है। वो चिल्लाता है कि उसका ह्यूमिलिएशन हो रहा है जबकि यहाँ केक बेक किया जा रहा है। वो मिन्हा को दूर धक्का देता है और केक डिस्ट्रॉय कर देता है। उसकी माँ ताइशिक को याद दिलाती है कि ये मिन्हो का बर्थडे है, लेकिन वो किसी भी बर्थडे को अप्रूव नहीं करता। वो अपने बेटे को एक एंग्री स्टेयर देता है और वहां से स्टॉर्म्स आउट हो जाता है। लाविस अपना केक डिमोलिश होते देख गुस्से से जल रहा था और अब वो उसे एक चिलिंग डेथ स्टेयर के साथ लॉक कर लेता है। उस शाम टैसिक अपने ऑफिस में स्क्रीमिंग कर रहा था क्योंकि यांगमू ने उसे पैसे नहीं दिए थे। उस ग्रीडी डैडी के पास कैश शॉर्टेज थी जो उसे अपनी कैंडिडेट एडवर्टाइजिंग के लिए चाहिए थी। तभी उसका बटलर रश करते हुए आता है और बताता है कि उसकी बेटी का वीडियो वायरल हो गया है। बटलर उसे प्लान बताता है कि कैसे वो अपनी ही बेटी को कैश आउट करके वोट सिक्योर कर सकता है। वो उगली स्टेप डैडी ग्रिन करता है और अपनी बेटी को गोल्डन गूस की तरह इस्तेमाल करने का प्लान बनाता है। मिन हा की खबर आग की तरह फैलती है और नॉक्स की सीईओ हान योंगजू तक पहुंच जाती है। यंगजू अपने बच्चों को बुलाती है और मिन्हा की ब्यूटी की तारीफ करती है। विच मारा कामली बताती है कि ये लड़की उसका नया वेसल बनेगी। वो इसे अपना लकी डे मानती है क्योंकि उसे एक परफेक्ट बॉडी मिल गई है। उसके बच्चे इस बात से एक्साइटेड नहीं थे। सोया बस उसे एक प्रिटी डॉल कहता है। दूसरी तरफ मिन्हा का पिता उसकी इमेज का फायदा उठाकर अप्रूवल रेटिंग्स में टॉप स्पॉट पा लेता है। वो अपने बटलर को एक और वीडियो शेड्यूल करने का ऑर्डर देता है। आइशिक स्मिर्क्स करता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी गुड फॉर नथिंग फैमिली उसे इतना फायदा देगी। वो उसे पूरी तरह मोनेटाइज करना चाहता है और हर मुमकिन बेनिफिट स्क्वीज करना चाहता है। तभी उसे पता चलता है कि नॉक्स सीईओ ने उनसे अप्रोच किया है, जिसे सुनकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। कहानी सायन पर आती है, जो कहता है कि उसे पता नहीं था कि उसका पिता मेयर सीट के लिए लड़ रहा है। लाविस क्वेश्चन करता है कि क्या वो उसकी फैमिली को जानता है। सायन एक्सप्लेन करता है कि वो अपनी बहन के बहुत क्लोज था। जब सायन बताता है कि वो उसे कितना चेरिश्ड करता था तो लाविस के अंदर कुछ क्लिक्स होता है। लाविस को उसके अंकल की बात याद आती है कि उसे अपने लव्ड वंस को चेरिश करना चाहिए। तभी स्ट्रीट किटी फॉर्म में दीवार के छेद से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी बड़ी बेली की वजह से स्टक हो जाती है। लाविस उससे पूछता है कि रैनबी ने क्या कहा और वो कैजुअली रिप्लाई देती है कि वो वहां थी ही नहीं और बस एक नोट छोड़ गई। लाविस नोट रीड करता है और देखता है कि रैनबी उसकी स्मग वे में तारीफ कर रही है। यही नहीं, वो डीमन प्रिंस को लॉर्ड बावर का ख्याल रखने का टास्क भी दे देती है। ये सुनकर लाविस एंगर में आ जाता है और उसे मर्डर करने की बात करता है। सियोन उसे शांत करता है और बताता है कि उसका ग्रीडी डैडी मेयर इलेक्ट होने वाला है। लाविस को यकीन नहीं होता और वह उसे एक सिनीरू से एसोसिएट करता है। वो स्ट्रीट से पूछता है कि क्या ये स्टेप डैडी सच में एक सिनीरू है जो ह्यूमन हेल में आ गया है। सियोन पूछता है कि सिनीरू क्या है और उसे पता चलता है कि वे ग्लूटनोपस डीमंस हैं। ये सभी डीमंस द्वारा हेटेड हैं क्योंकि वे कभी खाना बंद नहीं करते। स्ट्रीट ऑब्जेक्ट करती है कि टाइशिक बस एक ह्यूमन है। आर्गाइल स्ट्रीट का मॉक करता है और उसे अपनी ईटिंग स्प्री रोकने को कहता है। उस रात लाविस देखता है कि नॉक्स सीईओ वहां उसकी बहन को रिक्रूट करने आई है। वो कहती है कि वो मिन्हा को डांसिंग सेंटर बनाना चाहती है। उसकी माँ ऑब्जेक्ट करती है, लेकिन ताइशिक उसे चुप करा देता है। वो अपनी पत्नी की ओर से अपोलोजाइज करता है। यंगजू कंफर्ट देती है और प्रॉपर अरेंजमेंट्स का भरोसा दिलाती है कि मिन्हा स्टडीज और एक्टिविटीज बैलेंस कर सके। वो अपनी बात को बहुत रीजनेबल और सेफ बनाती है। जैसे ही वो स्टेप डैडी डॉक्यूमेंट साइन करने वाला होता है, मिन्हो एंग्शियस और अनईजी महसूस करने लगता है। तभी सीईओ मिन्हो को नोटिस करती है और उसे ग्रीट करती है। लाविस उसे ग्रीट नहीं करता, जिससे उसका पिता उसे स्कोल्ड करता है। लाविस को सैन की बात याद आती है कि कैसे मिन्हो अपनी बहन को चेरिश करता था। कहानी अब डीमन प्रिंस के पास्ट में शिफ्ट होती है, उस वक्त जब वो अपने अंकल के साथ एक ट्रेनिंग सेशन में व्यस्त था। लॉर्ड बॉकिन उस किड को समझाते हैं कि ये वर्ल्ड ऐसी इवल फोर्सेस से भरा है जो हमेशा रूलर को ओवरथ्रो करने की फिराक में रहती हैं और एक सक्सेसर होने के नाते उसे एक दिन अपने फादर गमुदेर की विल को पूरा करना होगा और अपने फॉलोअर्स को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। वो लैड एक साई लेता है और आर्ग्यू करता है कि उसकी अपनी स्ट्रेंथ ही काफी है,
लेकिन उसके अंकल हंसकर कहते हैं कि एक दिन आएगा जब उसका हार्ट बिना जाने ही लोगों की तरफ ड्रॉन होगा। बार्किन उसे बताते हैं कि उस वक्त वो पूरी तरह चेंज हो जाएगा। लेकिन एक डेमन चाइल्ड के तौर पर जो 100 साल जी चुका है, लाविस को इन बातों से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। प्रिज्म में वापस आते ही लाविस आखिरकार मिन्हा के लिए स्टैंड लेता है और उससे ऑनेस्टली पूछता है कि क्या उसे इस मेस में उसकी विल के खिलाफ धकेला जा रहा है, और उसे अश्योर करता है कि वो सब कुछ खुद हैंडल कर लेगा। मिन्हा एक पल के लिए हेजिटेट करती है और उसका माइंड उन सभी यादों में खो जाता है जब उसके स्टेप फादर ने उनकी फैमिली के साथ हॉरिबल बर्ताव किया था। उसे वो दिन रिमेंबर आता है जब उसकी मदर को बड़ी मर्साइलेसली पीटा जा रहा था, जब वो अपने किड्स को लेकर टाइशिक से भागने की अटेम्प्ट कर रही थी। उसकी मदर ने गिड़गिड़ाकर बेग किया था और यहां तक कि मिन्हा ने भी खड़े होने की ट्राई की थी, लेकिन उनके कुछ भी कहने से कोई डिफरेंस नहीं पड़ा क्योंकि उनके पास प्रोटेक्शन के नाम पर कुछ भी नहीं था। उस दिन को याद करते हुए मिन्हा आखिरकार कह देती है कि वो रेडी है, लेकिन वो एक स्ट्रिक्ट कंडीशन रखती है कि जो भी मनी वो कमाएगी वो सीधे उसके अपने नेम पर होगी। उस मनी का इस्तेमाल अपनी फैमिली को इस मैस से बाहर निकालने के लिए करना चाहती है, उन कॉन्सिक्वेंसेस से बिल्कुल बेखबर जो आगे आने वाले थे। उसका फादर घबराहट में स्वेट करने लगता है, लेकिन सर्कमस्टांसेस को देखते हुए वो एग्री कर लेता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला होता है, उसकी मदर एक बार फिर पूछती है ताकि ये कंफर्म हो सके कि उनकी डॉटर सच में ये करना चाहती है। मिन्हा अपनी मदर को अश्योर करती है कि वो अच्छा करेगी और फिर अपने ब्रदर की तरफ मुड़कर उसे साइलेंटली थैंक करती है कि उसने उसके लिए स्टैंड लिया। सीन शिफ्ट होता है। नॉक्स सीईओ अपनी कार में वापस जा रही है और वो विच अपने किसी प्लान को लेकर बहुत एक्साइटेड दिख रही है। सोया कहती है कि मिन्हो किसी वजह से कुछ ऑफ लग रहा था। सीईओ विच फिर आनी से पूछती है कि वो उसके बारे में क्या सोचती है, और वो भी इस बात से एग्री करती है कि उस बॉय में कुछ अनयूजुअल या स्पेशल है। यंगजू सजेस्ट करती है कि वो लड़का शायद डीमन रियल्म का कोई ट्रैकर हो सकता है, जिससे उसके सन का अटेंशन उस पर जाता है। वो पूछता है कि क्या उसे मिन्हो को एलिमिनेट कर देना चाहिए, लेकिन यांगजू उसे इम्पल्सिवली एक्शन लेने से रोकती है और याद दिलाती है कि अभी उनकी प्रायोरिटी सिर्फ मिन्हा है। इस मोमेंट पर और कुछ भी मैटर नहीं करता। जब वो बॉय फिर से इंसिस्ट करता है तो वो समझाती है कि एक मूनलेस नाइट करीब आ रही है जिसमें वो रिचुअल परफॉर्म करके उस वेसल को क्लेम कर लेगी, और उसके बाद वो मिन्हा के साथ कुछ भी करने के लिए फ्री है। तभी आनी कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है और सीईओ को मारा कहकर एड्रेस करती है, लेकिन वो विच तुरंत उस पर स्नैप करती है और फ्यूरियस होकर उसे चेतावनी देती है कि वो नाम फिर कभी यूज ना करे। वो बोस्ट करती है कि जल्द ही डीमन किंग और 12 ब्लैक सीड्स भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगले दिन मिन्हा जीरा पहुंचती है और उसे ग्रुप की नई सेंटर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। 2 पोनीज वाली एक लड़की इसका प्रोटेस्ट करती है कि उसने इस पोजीशन के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, लेकिन उसे इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे ही सीईओ वहां से जाती है, वो पोनीटेल गर्ल मिन्हा को बुली करने लगती है और इल्जाम लगाती है कि उसने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके ये पोजीशन चुराई है। वो मिन्हा के चेहरे पर स्क्रैच मार देती है जिससे हल्का ब्लीडिंग होने लगता है और उसे ओपनली चैलेंज करती है कि देखते हैं उसके कनेक्शंस उसे कहां तक ले जाते हैं। सोया ये सब कैमरा के जरिए देख रहा है और उसे पता है कि जब उसकी मदर को ये पता चलेगा तो वो अपना टेम्पर खो देंगी। वो तुरंत अपनी मदर को बताता है कि ह्यून ने उनके ब्यूटीफुल वेसल के चेहरे पर क्लॉ किया है। ये सुनकर वो लेडी बिल्कुल मैड हो जाती है और रेज से भर जाती है। इसी बीच कहीं और हमारे डेमन प्रिंस ने अपने मिनियंस को समन किया है और उन्हें बताया कि उसकी सिस्टर को कैसे बुली किया जा रहा है। ट्रीट कहता है कि नॉक्स बहुत फेमस है और उसकी सिस्टर आसानी से ह्यूमन वर्ल्ड पर डोमिनेट कर सकती है अगर वो सही से खेले। लाविस समझाता है कि वो इंटरफियर नहीं करेगा क्योंकि उसकी सिस्टर वाकई ये चाहती है, लेकिन उसे सीईओ और उसके बच्चों पर शक है। वो कहता है कि उसे उनमें से कोई मायास्मा सेंस नहीं हुआ, फिर भी सीईओ ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। उसे शक है कि वो इंसान के रूप में कोई डीमन है। स्ट्रीट कहता है कि ह्यूमन रियल्म में लंबे समय तक रहने से डीमंस के लिए अपना मायास्मा कॉन्सील करना आसान हो जाता है और हमें कॉशन बरतनी चाहिए। वो अभी भी डेमन प्रिंस को इतने ब्लैटेंटली लोगों को घूरने के लिए लेक्चर देती है, यहां तक कि सैन भी एग्री करता है कि ह्यूमंस को ऐसे घूरना पसंद नहीं है। लाविस टॉपिक को वापस लाता है और कहता है कि वो एक डेमन को देखते ही पहचान सकता है, भले ही उसके पास अभी अपनी पावर्स न हो। सियान उसका मॉक करता है और याद दिलाता है कि वो बावर तक को नहीं ढूंढ पाया था। इस रिडिक्यूल से चिढ़कर डीमन प्रिंस को गुस्सा आता है और वो स्ट्रीट को उसे डीमन रियल्म के इन्फर्नल ट्रेनिंग ग्राउंड्स ले जाने का ऑर्डर देता है। वो इस बात पर बहुत गुस्सा है कि उसे लुक डाउन किया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्लडस्टोन की पावर यूज नहीं कर सकता। फिर वो स्ट्रीट से पूछता है कि क्या उसे उसकी स्ट्रेंथ रिकवर करने का कोई रास्ता मिला, जिस पर वो नोट करती है और कॉन्फर्म करती है कि उसे मिल गया है। उसके बाद वो उसे सीईओ और उसके ट्विंस को इन्वेस्टिगेट करने का काम देता है और साथ में साइन को भी ले जाने को कहता है, उसे अपना अटेंडेंट नंबर 1 बुलाते हुए। इसी बीच हाइयन सड़क पर जा रही होती है, उसकी आंखों से टीयर्स बह रहे होते हैं। तभी उसे कुछ सुनाई देता है और वो मुड़कर देखती है कि यूं ही तलवार लेकर उसका पुरसू कर रही है। वो पैनिक कर जाती है और पूछती है कि क्या उसने कुछ गलत किया है और अपॉलॉजी मांगती है कि वो बस एक पल के लिए गुस्सा हो गई थी। यूं ही बिना वक्त बर्बाद किए उसकी ब्रूटली मर्डर कर देती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मीना के चेहरे पर स्क्रैच मारा था
और कहती है कि उसकी मदर को ऐसा बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं। अब वक्त है कुछ बैक स्टोरी का। इससे पहले कि वो एक डेमन से पोजेस होती, मदर एक हैप्पीली मैरिड वुमन थी जो बच्चे होने के बहुत करीब थी। जब डीमन बैनिश हुई तो वो सीवर से रेंगते हुए बाहर निकली और उसे एक परफेक्ट वेसल की तरह देखा। उस रात वो उसके घर में घुसी और उसकी बॉडी के अंदर खुद को फोर्स किया। उसने वादा किया कि वो उसके होने वाले बच्चों का ख्याल रखेगी क्योंकि वे कम से कम सर्वेंट्स की तरह काम आ सकेंगे। बेड पर लेटे हुए वो एक साइको की तरह हंसने लगी। उस औरत का हस्बैंड शोर से जाग गया, जो बदकिस्मती से उसकी बड़ी मिस्टेक साबित हुई। उस पोजेस्ड वुमन ने उसे चोक करना शुरू किया और खिड़की तक खींच ले गई। शायद उस आदमी को लगा कि वो कोई सीन कॉपी कर रही है, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि वो स्क्रूड है जब उसने उसे एज के ऊपर लटका दिया। फिल्दी ह्यूमन के साथ रहने की डिस्गस्ट में, जिसे वो अपना हस्बैंड कहती थी, उसने उसे बड़ी मर्साइलेसली बालकनी से नीचे फेंक दिया। उस ग्रीडी विच ने अपना प्रिटी वेसल पाकर सेलिब्रेट किया, लेकिन जल्द ही उसे रिग्रेट हुआ जब उसकी बॉडी लेबर में चली गई और उसे अपनी लाइफ का सबसे भयानक पेन सहना पड़ा। उसने सर्जन्स को धमकी दी कि अगर वे जीना चाहते हैं तो जल्दी फिनिश करें। उसने लैविस की मदर को भी कर्स किया, जिन्होंने उसे इस ह्यूमन रियल में भेजा था। डिलीवरी के बाद सर्जन्स ये देखकर हॉरिफाइड रह गए कि वे ट्विन्स अपनी क्रिम्सन आइज से उन्हें घूर रहे थे। घर वापस आकर वो विच अपनी उगली बॉडी से चिढ़ने लगी क्योंकि उसका वजन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब उसके बच्चों ने उसे बुलाया तो उसने उन्हें किक मारकर किनारे कर दिया और ऑर्डर दिया कि इतना माना सक करने के बाद अब वे कुछ यूजफुल काम करें। उसने उन्हें अपनी प्रोटेक्शन का हुक्म दिया जब तक कि वो अपने लिए कोई वर्दी न्यू वेसल नहीं ढूंढ लेती। इसी तरह उसने उन ट्विन्स को एब्सोल्यूट ओबेडियंस के साथ बड़ा किया। उसके दोस्त ये देखकर शॉक थे कि अपने हस्बैंड को खोने के बाद वो एक ही दिन में कई लोगों के साथ घूमने लगी थी। उसने बच्चों को पूरी तरह नेग्लेक्ट कर दिया और अपनी रातें क्लब्स में गुजारने लगी, किसी ऐसे शख्स की तलाश में जो मूवी इंडस्ट्री से जुड़ा हो। इस तरह वो एक ब्यूटीफुल वेसल ढूंढकर उसे पोजेस करना चाहती थी ताकि वो डीमन क्वीन से अपना रिवेंज ले सके। सीन ट्रांजिशन होता है जहां वो अपनी एक टैलेंट के मर्डर के बारे में इंटरव्यू दे रही है। डिटेक्टिव उससे कुछ ऐसे हैवी क्वेश्चंस पूछता है जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं होता। अचानक वो गैगिंग करने लगती है। उसका सोन तुरंत बीच में आता है और डिटेक्टिव को किसी और दिन आने को कहता है, ये कहकर कि वो उस लड़की के लिए अपनी डॉटर की तरह ग्रीव कर रही है। उसकी सिस्टर सजेस्ट करती है कि उन्हें दूसरे एक्टर्स का इंटरव्यू लेना चाहिए। डिटेक्टिव एग्री कर लेता है, लेकिन उसकी पार्टनर को महसूस होता है कि कुछ तो ऑफ है। ऐसे ही वे कमरे से बाहर निकलते हैं। मदर अपना आपा खो देती है और चिल्लाने लगती है कि ये डिटेक्टिव्स उसके काम में दखल दे रहे हैं। बावजूद इसके कि वो सब कुछ कवर अप करने के लिए ढेर सारा मनी दे रही है, उसका सन उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। वो इस बात से फ्यूरियस है कि उसका वेसल कभी भी ब्रेक डाउन हो सकता है और उस बेवकूफ लड़की ने उसके न्यू वेसल को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। लड़का उसे काम करता है और अश्योर करता है कि वो ट्रांसफर के लिए न्यू वेसल तैयार कर देगा। बाद में क्रू के सामने सुया लड़कियों से कहता है कि शायद बाहर कोई क्रीपी स्टॉकर है जो हाई-एंड जैसी लड़कियों को स्टैप कर रहा है। सुरक्षा के लिहाज से वो सजेस्ट करता है कि अगले दिन से वे सब बिल्डिंग में ही रहेंगी। इन्हा पूछती है कि क्या ये वाकई नेसेसरी है। वो जवाब देता है कि ये तो कभी न कभी होना ही था। इस इंडस्ट्री में आइडल्स का ट्रेनिंग बिल्डिंग में रहना बिल्कुल नॉर्मल है। मिन्हा ये सुनकर सैड हो जाती है क्योंकि अब वो अपनी मदर और मिन्हो से नहीं मिल पाएगी। अपनी किलर स्टेयर के साथ उसकी सिस्टर मिन्हा को ग्रीडी बुलाती है और कुछ बड़बड़ाने लगती है। सुया तुरंत उस क्रेजी विच को चिल करने की कोशिश करता है। वो उसे कॉन्सिक्वेंसेस याद दिलाता है कि अगर उसने मदर के वेसल को नुकसान पहुंचाया तो क्या होगा। वो उसकी मैलिस को ये कहकर छिपा लेता है कि वो ह्यून के बहुत करीब थी, इसलिए उसकी मौत से वो सैड है। वो लड़कियों से कहता है कि उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, इसलिए वे अगले दिन अपना सारा स्टफ पैक कर लें। मिन्हा अपनी मॉम को अकेला छोड़ने को लेकर वरीड है, खासकर तब जब मिन्हो कुछ स्ट्रेंज बर्ताव कर रहा है। इसी बीच जिम में हमारा बॉय अपने बडी के साथ वेट्स उठा रहा है। वो नोटिस करता है कि वेट्स उठाने से उसकी डिमोनिक एनर्जी पर कंट्रोल बेहतर हो रहा है। वो अपनी करंट स्ट्रेंथ से पोजेस्ड ह्यूमंस को तो हरा सकता है, लेकिन रियल डीमन से लड़ने के लिए उसे और स्ट्रांग होना होगा। अनॉयड होकर वो बनबाई को कोसता है क्योंकि उसने उसे ब्लड स्टोन इस्तेमाल करने का तरीका नहीं बताया। बनबाई ने अपने लेटर में बताया था कि उसने ब्लड स्टोन को मॉडिफाई कर दिया है ताकि वो उसकी पावर सील करने के बजाय उसे वापस दे सके, ताकि उसकी ट्रू पावर तभी अवेकन होगी जब वो स्टोन ब्रेक होगा। इसका मतलब है कि अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए उसे पहले अपनी शामत बुलानी होगी। इसके अलावा उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को एक डेमन चाइल्ड भी गिफ्ट किया जो यूजफुल साबित होगा। उसे लगा था कि लाविस को वो लेटर पढ़कर अच्छा लगेगा, लेकिन हमारे बॉय ने उसे पढ़ने से पहले ही फाड़ दिया। जिम में वापस वो बस यही उम्मीद करता है कि बनबाई ने उस लेटर में उस स्टोन की पावर यूज करने का तरीका न लिखा हो। तभी स्ट्रीट भागते हुए उसके पास आती है क्योंकि उसे कुछ टेरेबल न्यूज पता चली है। वो बताती है कि जिस लेडी और उसके ट्विंस के बारे में उसने पता करने को कहा था वे बैड न्यूज है। जाहिर है वो मारा नाम की एक डिमोनेस है। मरा, विच ऑफ ग्रीड, उन 12 डीमन थ्रोन्स में से एक है जिसे क्वीन ने ह्यूमन रियल्म में बैनिश कर दिया था। बड़ी ग्रिन के साथ
हमारा बॉय सोचता है कि ये टेरिफिक न्यूज है क्योंकि अब उसे पता है कि वो कहाँ छिपी थी। सीन शिफ्ट होता है क्वीन एनियस की तरफ, जो एक प्रेग्नेंट लेडी डीमन को ब्लेसिंग दे रही है। वहां जमा क्राउड तारीफों के पुल बांध रही है, जबकि कोने में छिपी एक गॉथ डेमन उसे बड़ी नफरत से देख रही है। अंधेरे से वो क्वीन के बारे में बकवास करने लगती है, जबकि एक अटेंडेंट उसकी चापलूसी करते हुए उसे क्वीन एनियस जितनी ही सुंदर बताती है। एक मोटे वर्म को चबाते हुए वो गॉथ डीमन मुस्कुराती है और उस अटेंडेंट को आशीर्वाद देती है कि उसका होने वाला बच्चा बड़ी तड़प के साथ मरेगा। चापलूसी तुरंत बंद हो जाती है और वो अटेंडेंट चुप हो जाती है। ना खुद से बड़बड़ाना जारी रखती है कि वो एक दिन अपना रिवेंज जरूर लेगी। वापस अपने बॉय पर आते हुए स्ट्रीट पूछती है कि क्या मारा उसकी मदर से जलती थी। नो कंफर्म करता है कि वो औरत हमेशा से ऐसी ही थी, लेकिन किसी ने कभी उस पर अटेंशन नहीं दिया। विच ऑफ ग्रीड को मैजिक फाउंटेन से चोरी करते हुए पकड़ा गया था और वो सीधे ह्यूमन रेल्म भाग गई। सियान सोचता है कि उसने इतने लोगों में से मिन्हा को ही क्यों चुना और क्या वो डीमन प्रिंस की रियल आइडेंटिटी जानती है। हमारा बॉय कहता है कि उसने शायद नोटिस नहीं किया, लेकिन फिर भी वो मानता है कि वो उसे रोकने के लिए अभी बहुत वीक है। स्ट्रीट अचानक जोश में आ जाती है और सजेस्ट करती है कि उन्हें डीमंस हंट करके जल्द से जल्द ब्लडस्टोन की एबिलिटी अनलॉक करनी चाहिए। इसी बीच मिन्हा अपनी मदर के साथ शॉपिंग पर है, जो अभी भी अपनी बेटी के फैसले को लेकर अनईजी लग रही हैं। मिन्हा उन्हें दिलासा देती है कि मर्डरर जल्द ही पकड़ा जाएगा। उनकी मदर अभी भी अनकन्विंस लगती हैं और याद दिलाती हैं कि मिन्हा कभी वेट बनना चाहती थी। कुत्तों के खाने के थैलों को देखते हुए उसे एहसास होता है कि वो सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। अब वो बस अपनी फैमिली को उस मॉन्स्टर स्टेपफादर से आजाद कराना चाहती है। एक ब्राइट स्माइल के साथ वो अपनी मदर से कहती है कि सपने बदल सकते हैं और वादा करती है कि वो जल्द ही फेमस और रिच बन जाएगी। उसकी मदर कहती है कि अब वे ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो डॉम में रहेगी, लेकिन मिन्हा इसे टाल देती है। वो औरत अचानक चुप हो जाती है और उस ट्रैश मैन से शादी करने के लिए अपोलोजाइज करती है। उसकी डॉटर उसे यकीन दिलाती है कि उन्होंने ये सब सिर्फ उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। वो अपनी मदर को याद दिलाती है कि शादी से पहले वो स्टेपफादर कितना स्वीट बनता था और कैसे उन सब ने उन्हें बेवकूफ बनाया। मिन्हा उन्हें हिम्मत रखने को कहती है और वादा करती है कि वो पहले से भी ज्यादा हार्ड वर्क करेगी। सीन शिफ्ट होता है हमारे ग्रुप की तरफ, जो एक अम्यूजमेंट पार्क में है। रोलर कोस्टर को देखते हुए मिन्हा सोचती है कि लोग ऐसे क्यों चिल्लाते हैं। कुछ ही देर बाद वो राइड के बाद पुकिंग कर रहा होता है, लेकिन ऐसे एक्ट करता है जैसे कोई बिग डील न हो। वो खुद से वादा करता है कि वो फिर कभी उस चीज पर राइड नहीं करेगा। एक हॉन्टेड हाउस के सामने खड़े होकर वो सोचता है कि क्या यही वो जगह है। स्ट्रीट कंफर्म करती है और एक एक्सप्लेनेशन देना शुरू करती है कि ये डेमन बहुत पहले से इस ह्यूमन रियल में कैद था। पूछने पर वो बताती है कि इसका नाम स्क्रम है, एक ऐसा डीमन जो स्क्रीम्स पर फीड करके स्ट्रांग होता है। ये साउंड वेव्स को मैजिक में कन्वर्ट करके अपनी बॉडी में समा लेता है। वो शेपे शिफ्टर लड़की समझाती है कि इसे बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है किसी ऐसे को इस्तेमाल करना जिसकी स्क्रीम बहुत प्रिटी हो। डीमन प्रिंस अपनी नजर सियान की तरफ घुमाता है, जो तुरंत मना कर देता है कि वो बिल्कुल नहीं चिल्लाता। उसकी बकबक से थक कर मिन्हो उसे पकड़कर अंदर खींच ले जाता है, जबकि स्ट्रीट उन्हें लक विश करती है। हॉन्टेड हाउस के अंदर मिन्हो उन डेकोरेशन से बिल्कुल यूनिम्प्रेस था, जबकि सायन की हालत ऐसी थी जैसे वो पास आउट होने वाला हो। वो कहता है कि उसे पास में किसी स्ट्रेंज प्रेजेंस का एहसास हो रहा है। मिन्हो उसे याद दिलाता है कि वे उसी चीज को पकड़ने आए हैं और उसे सीन न बनाने को कहता है। जब अचानक उनके सामने एक प्रॉप गिरता है तो दोनों के मुंह से बड़ी एम्बेरासिंग आवाज निकलती है। सियान उस पर तंज कसने की कोशिश करता है, लेकिन मिन्हो तुरंत उसे चुप करा देता है और पूछता है कि क्या वो उस नर्ड की पहली स्क्रीम थी। दूर से एक डेमोनिक आई उन्हें देख रही है, जबकि सायन सोचता है कि क्या सच में स्ट्रांग होने का यही सबसे तेज तरीका है। मिन्हो समझाता है कि जब भी ब्लडस्टोन इविल डीमंस को सेंस करता है तो वो थोड़ा थोड़ा मैजिक लीक करता है और उन्हें हराने से उसकी पावर इंक्रीज होगी। उसी पल वो डेमन आखिरकार सामने आ जाता है, उन स्क्रीम्स की आवाज से खिंचा चला आता है। सियान पैनिक कर जाता है जब वो डीमन उसकी तरफ झपटता है और उन स्क्रीम्स के लिए बेताब होता है। वो नर्ड पूछता है कि क्या यही वो ग्रेमलिन है जिसे वे ढूंढ रहे हैं। तभी मिन्हो उसका हाथ हवा में ही पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है कि उसके सर्वेंट को हाथ न लगाए। स्क्रम अपना अटेंशन मिन्हो की तरफ शिफ्ट करता है और सोचता है कि क्या वो इंसान है। हमारा बॉय उसे घूरता है और उसका मजाक उड़ाता है, ये कहते हुए कि देखते हैं अब ये डेमन कैसी स्क्रीम निकालेगा। डीमन सवाल करता है कि एक मामूली हाई स्कूल बॉय उसका क्या बिगाड़ लेगा। स्क्रीम मिन्हो को एक जोरदार स्लैप मारता है और उसे दीवार से दे मारता है। ये देखकर उसका दोस्त इतना डर जाता है कि वो चिल्लाने लगता है, जिससे उस डीमन को और ज्यादा पावर मिलने लगती है। वो फ्रस्ट्रेशन में अपनी जीभ सटकाता है क्योंकि सिर्फ उसके लेफ्ट हैंड में ही उस मॉन्स्टर को चुप कराने की स्ट्रेंथ थी। हमारा बॉय फिर से पंच मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन डीमन का अल्ट्रासोनिक ब्लास्ट उसे फिर से पीछे धकेल देता है। उसका छोटा दोस्त फिर से चिल्लाता है और अनजाने में उस डीमन की पावर बढ़ाता रहता है। प्रिंस उस बेवकूफ पर चिल्लाता है कि चिल्लाना बंद करे और अगर काम नहीं आ सकता तो बर्डन न बने। डीमन को उसकी आंखों में वो टेरर इतना पसंद आता है कि वो कहता है कि वो उन्हें निकाल कर अपनी ईयररिंग्स बनाना चाहता है। हमारे बॉय को इंसल्टेड महसूस होता है कि स्क्रीम को लगता है कि वो डर गया है। वो एक और पंच मारता है,
लेकिन अपनी इंफीरियर ह्यूमन बॉडी की वजह से डेमन तक नहीं पहुंच पाता। स्क्रीम अब खेल से थक जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो फ्रीक पागलों की तरह मुस्कुराता है और उसकी स्क्रीम्स का इंतजार करता है। फिर उन्हीं स्क्रीम से बनी ब्लेड से उसकी आंखें निकालने की कोशिश करता है, पर डीमन प्रिंस शांति से शर्त लगाता है कि वो एक आवाज तक नहीं निकालेगा। जैसे ही वो ब्लेड उसकी लेफ्ट आई पर लगती है, कुछ स्ट्रेंज होता है। स्क्रीम फ्रीज हो जाता है, ये देखकर कंफ्यूज्ड कि खून के बजाय रेड क्रिस्टल के टुकड़े बाहर गिर रहे हैं। अचानक लाविस की पावर बर्स्ट होकर बाहर आती है। वो एक बड़ी मुस्कान देता है, जैसे एक्साइटेड हो, क्योंकि अब वो सब कुछ साफ साफ देख सकता है। बनबई ने ब्लडस्टोन को इस तरह मॉडिफाई किया था कि उसके टूटने पर ही उसकी ट्रू पावर रिलीज होगी। वो बनबई पर बहुत पिस्ट महसूस कर रहा है क्योंकि उसने ऐसी चीकी कंडीशन रखी थी। स्क्रीम पूरी तरह शॉक्ड रह गया कि उसकी ब्लेड एक साधारण ह्यूमन आई को pierce करने में फेल हो गई। लेकिन हमारे हीरो के अगले अटैक ने यह साफ कर दिया कि वो कोई साधारण ह्यूमन नहीं है। उस डीमन को पीछे धकेलने के बाद वो सायोन को अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ स्क्रीम करने का ऑर्डर देता है। उसका दोस्त ये नहीं समझ पा रहा था कि वो स्क्रीम की पावर को क्यों बढ़ाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो बिना किसी हेजिटेशन के अपने दोस्त पर ट्रस्ट करता है। वो छोटा लड़का अपनी पूरी लंग्स की ताकत से येल करता है। उस शाउट से वो डीमन बहुत ज्यादा पावर अप हो जाता है। वो मॉन्स्टर खुशी से ग्रिन करने लगता है। उसे लगा कि उसके दुश्मन ने एक बहुत बड़ी स्टूपिड मिस्टेक कर दी है। वो बड़ी कामनेस के साथ उस बेवकूफ को याद दिलाता है कि स्क्रीम को एब्जॉर्ब करने के बाद वो स्लो हो जाता है। उस ओपनिंग का फायदा उठाकर वो अपनी फुल पावर के साथ आगे लीप करता है और सीधे उसकी आंख पर अपना फिस्ट दे मारता है। वो डीमन दर्द से हृदय करने लगता है क्योंकि वो उसकी ईवल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी ओरिजिनल मैजिक को वापस पा रहा था। उस डीमन की पूरी बॉडी धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होकर उसकी लेफ्ट आई में एब्जॉर्ब हो जाती है। डीमन प्रिंस तुरंत अपने बॉडी में पावर को एक वाइल्ड करंट की तरह सर्ज होते हुए महसूस करता है। अब उसे यकीन हो गया है कि अगर वो इसी तरह ईवल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहा तो वो जल्द ही अपने पीक पर पहुंच जाएगा। सियान घबराते हुए उससे पूछता है कि क्या वो एक डेमन को अपने अंदर लेने के बाद फाइन महसूस कर रहा है। वो मुस्कुराते हुए अपने दोस्त को बताता है कि वो अगले डेमन को डिवोर करने के लिए पूरी तरह रेडी है। दूसरी तरफ नॉक्स एजेंसी में मिन्हा को चुपचाप उस खाली हॉलवे से उसके कमरे की तरफ ले जाया जाता है। वो औरत बड़ी कोल्डली उसे अपना सामान अनपैक करने और वहां सेटल होने के लिए कहती है। वो ये भी कहती है कि जब तक उसे प्रैक्टिस या काम के लिए न बुलाया जाए उसे कमरे से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। मिन्हा चुपचाप उस ऑर्डर को मान लेती है और गुस्से में अपना होंठ चबाने लगती है, लेकिन अपनी माँ और छोटे भाई की खातिर ये सब करना उसे एंड्योर करने की स्ट्रेंथ देता है। सिक्योरिटी कैमरा के जरिए उसे देखते हुए मदर अपना आपा खो बैठती है। डिकेइंग विच अब अपने नए वेसल में ट्रांसफर होने के लिए बहुत इम्पेशेंट हो रही थी। सुया वादा करता है कि माँ की बॉडी छोड़ने के बाद भी वो हमेशा ओबीडियंट और लॉयल रहेगा। सीन वापस अम्यूजमेंट पार्क की तरफ मुड़ता है जहां स्ट्रीट को कुछ बदलाव महसूस होता है। वो तुरंत लाविस को उसकी पावर्स वापस मिलने की बधाई देती है और बेशर्मी से उसकी फ्लैटरी करना शुरू कर देती है। लाविस उसे अपना ये ड्रामा बंद करने और अगले डीमन का पता बताने के लिए कहता है ताकि वो जल्द से जल्द विच ऑफ ग्रीड से निपट सके। अगला डेमन कोई और नहीं बल्कि शियोल है जो इंसानों के फेफड़ों पर फीड करता है। हमारा हीरो उसका सिर पकड़ता है और उसे अपने पीछे आने का ऑर्डर देता है। वो डीमन 1 मिनट भी नहीं टिक पाता और एब्जॉर्ब हो जाता है। हालांकि उसकी डिस्गस्टिंग स्टेंच की वजह से लाविस को बहुत बुरा लगता है। वक्त बर्बाद न करते हुए वो एस्क्रा नाम के एक और डीमन का शिकार करता है। इसकी बदबू भी वैसी ही थी, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी बीच सायन सोचता है कि आखिर ये डेमन्स इंसानों पर फीड क्यों करते हैं। उन्हें समझाता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में आने के बाद डेमन्स अपनी ज्यादातर पावर्स खो देते हैं और उन्हें सर्वाइव करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। ये जानकर वो ट्रेम्बल करने लगता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वे सभी घोस्ट स्टोरीज शायद काल्पनिक नहीं थी। दूसरी तरफ डीमन प्रिंस फैसला करता है कि अब उसके पास पर्याप्त पावर है और वो उसे टेस्ट करना चाहता है। अचानक एक फ्लैश ऑफ लाइट होती है और लाविस अपनी स्क्रीम सोर्ड को मटेरियलाइज करता है। वो पूछता है कि क्या स्ट्रीट को अकेले भेजना ठीक है, लेकिन लाविस उसे रीअश्योर करता है कि वो बहुत वीक है। सीन अब स्ट्रीट पर जाता है जो अपने बैट फॉर्म में है। अचानक वो अपनी भूख की शिकायत करती है, तभी उसे कुछ अनयूजुअल दिखाई देता है। नीचे झपटती है और एक मैगोट को पकड़ती है, लेकिन उसे तुरंत कुछ ऑड सेंस होता है। स्ट्रीट को एहसास होता है कि उस कीड़े में मारा की मैजिक है और वो तुरंत लाविस को रिपोर्ट करने भागती है। इसी बीच एक कार चुपचाप पार्किंग गैराज से निकलकर रात के अंधेरे में गायब हो जाती है। सुया उस अनकॉन्शियस मिन्हा को पकड़ता है और गर्व से अपनी मदर को बताता है कि उसने उसे नॉकआउट कर दिया है। वो मदर अपने बच्चों को जल्दी करने के लिए कहती है। सुया बहुत एक्साइटेड दिख रहा था, जबकि वो लड़की अभी भी अनकॉन्शियस थी। स्ट्रीट अपने मुंह में कीड़ा दबाए हुए डीमन प्रिंस पर चिल्लाने लगती है। अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आकर वो उस पैरासाइट को दिखाती है। वो बताती है कि ये मारा का है और वो किसी ह्यूमन बॉडी में छुपी हुई है। मिन्यो समझ जाता है कि वो एक नए होस्ट के लिए डेस्परेट है। विच ऑफ ग्रीड की यूथ और ब्यूटी के प्रति ऑब्सेशन को देखते हुए ये बात समझ आती है। ये बात उसे इरिटेट करती है और वो बड़बड़ाता है कि मारा को अपनी उम्र के हिसाब से एक्ट करना चाहिए। हैरानी में सायन उसकी माँ की उम्र पूछता है
और मिन्हो जवाब देता है कि वो 6000 साल से भी ज्यादा बड़ी है। पूरी तरह फ्लैबरगास्टेड होकर सायन खुद मिन्हो की उम्र पूछता है। वो याद करता है कि जब वो बच्चा था तब उसके अंकल उसे ह्यूमन रियल्म ले गए थे। उस समय इंसान एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे थे। लॉर्ड बार्कन ने हमारे प्रिंस का मजाक उड़ाया था। रानबी ने तब लॉर्ड बार्कन को करेक्ट किया कि वो स्ट्रक्चर असल में रा के लिए था। इससे लॉर्ड बार्कन को गुस्सा आ गया क्योंकि वह उस पर जीत हासिल कर चुका था। खुद को विक्टर बताते हुए उसने कहा कि वो बिल्डिंग उसकी है। वर्तमान में वापस आते हुए सायन और भी शॉक्ड हो जाता है। स्ट्रीट उन्हें रियलिटी में वापस लाती है और पूछती है कि मिन्हा को बचाने के लिए क्या करना होगा। लाविस गहरी सोच में डूब जाता है कि कहीं मारा उसकी बहन की बॉडी पर कब्जा न कर ले। सीन अब एक अबांडन बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट होता है। अब एक हाक जैसी दिखने वाली मारा बड़बड़ाती है। वो उस स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ती है और कहती है कि यही वो फिशर है। सीढ़ियां चढ़ने के बाद वे एक खुले इलाके में पहुंचते हैं और वहां का नजारा देखकर फ्रीज हो जाते हैं। फूलों से भरे मुर्दों के बीच खड़ा बावर उन इंट्रूडर्स को घूरता है। मारा शांति से अपनी आइडेंटिटी बताती है, जिसे सुनकर वो स्टन रह जाता है। वो तुरंत पहचान जाता है कि वो 12 डीमन थ्रोन्स की सदस्य थी। हालांकि उसकी मैजिक अभी बहुत प्रिमिटिव थी। वो उन ट्विंस पर चिल्लाता है कि उसके फूलों से दूर रहें। विच मानती है कि वो बहुत वीक है, लेकिन उसके बच्चे काफी पावरफुल हैं। वो ये देखकर हैरान है कि उसने इंसानों को डीमन हाइब्रिड्स बना दिया है। वो उसे पैथेटिक समझता है क्योंकि वो पूरी तरह अपने बच्चों पर निर्भर है। मारा हंसते हुए कहती है कि वे बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वो उसे अपना यह उगली गार्डन समेटकर यहाँ से जाने का ऑर्डर देती है। अपने बगीचे की बेइज्जती सुनकर वो अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सुया उसे एक जोरदार लात मारकर उसकी जगह दिखा देता है। वो डीमोनेस एक वाइल्ड और सेटिस्फाइड ग्रिन देती है। उसने अपने बच्चों को सोल स्प्रिंग का पानी पिलाया था। यही वो जगह है जहां से सारी मैजिक शुरू होती है। डीमन किंग ने उस पर कब्जा कर लिया था ताकि कोई उसकी पावर न चुरा सके। मारा ने ये सब एक इन्वेस्टमेंट की तरह उन ट्विंस को खिलाया था। सीन अब बाहर के जंगल की तरफ जाता है। हमारा डीमन प्रिंस और उसका दोस्त स्ट्रीट के पीछे पीछे लोकेशन को ट्रैक कर रहे हैं। वे एक अबंडन बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं। सियान को लगता है कि वे गलत जगह है, लेकिन स्ट्रीट को पूरा यकीन है। सियान उससे अपनी बहन को बचाने के लिए कहता है तो वो उसे साथ चलने को कहता है। उसका दोस्त कहता है कि वो इस लड़ाई में सिर्फ डेड वेट साबित होगा, लेकिन वो कोल्डली कहता है कि वो एक मीट शील्ड की तरह काम आ सकता है। स्ट्रीट भी उसे लक विश करती है, लेकिन वो उसे भी साथ चलने का ऑर्डर देता है। उस पल उसे एहसास होता है कि उसने गलत मालिक को लॉयल्टी दी है। बिल्डिंग के अंदर मारा अपना मैजिक सर्कल तैयार करती है। वो बावर को साफ कर देती है कि उसे सरवाइव करने के लिए उसकी जरूरत है। उसका बेटा उस क्लाउन को अपने लिए एक टॉय की तरह मांगता है। इतने के बाद वो क्लाउन खुशी खुशी अपनी जगह समझ जाता है और मान जाता है। अभी अचानक किसी की मौजूदगी महसूस कर सब शॉक में मुड़ते हैं। हमारा हीरो बड़े आराम से उस कमरे में आता है। वो ये देखकर हैरान है कि उसकी गैंग को खत्म करने के बाद यंगमू यहाँ छुपा था। वो सियोन को याद दिलाता है कि अगर वो न बचाता तो उसका भी यही हाल होता। बावर बहुत फ्यूरियस हो जाता है जब वो उस लड़के को देखता है जिसने उसका सब कुछ तबाह कर दिया। सूर्या को कंफर्म हो जाता है कि मिन्हा का भाई ह्यूमन नहीं है। स्ट्रीट बड़े गर्व से अपने मालिक को प्रिंस ऑफ हेल की तरह इंट्रोड्यूस करवाती है। ये सुनकर मारा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बावर भी अपना आपा खो देता है क्योंकि यही वो एग्जीक्यूशनर था जिसने उसके परिवार को खत्म किया। उसे एहसास होता है कि रिवेंज लेने का एक परफेक्ट चांस है। आखिरकार प्रिंस अभी अपने वीकेंड स्टेट में बस एक ह्यूमन ही तो है। वहीं वो डिल्यूजनल विच सोचती है कि रानी ने अपने बेटे को उसे ह्यूमिलिएट करने के लिए भेजा है। हमारा हीरो शांति से सिचुएशन को एनालाइज करता है। संख्या कम करने के लिए वो उस बास्टर्ड बावर को तुरंत बाहर जाने के लिए कहता है। वो पलटकर बदतमीजी करता है क्योंकि अब वो लाविस से नहीं डरता। लेकिन जब प्रिंस चिल्लाता है तो वो तुरंत चुप हो जाता है। वो उस बेवकूफ को खुद अपनी अराइवल की खबर दूसरे डेमंस को देने का ऑर्डर देता है। वो चेतावनी देता है कि वे तमीज में रहें वरना उन्हें जिंदा डिवोर कर लिया जाएगा। बावर दंग रह गया कि वो अपने ह्यूमन फॉर्म में भी मैजिक कैसे इस्तेमाल कर पा रहा है। वो अपनी जान बचाने के लिए डर के मारे बिल्डिंग से बाहर कूद जाता है। अब प्रिंस उस हैक को कहता है कि वो अपनी मर्जी से किसी की बॉडी स्टील नहीं कर सकती। जब वो उसे उसके मुंह पर ओल्ड हैक कहता है तो वो पागल हो जाती है। गुस्से की वजह से उसकी फ्रैजाइल बॉडी पर असर पड़ता है और वो खून की उल्टियां करने लगती है। शांत होने के बाद वो अचानक चीर अप हो जाती है। वो सोचने लगती है कि जब उसके बच्चे रानी के इकलौते बेटे को मार देंगे तो उसका रिएक्शन क्या होगा। डीमन प्रिंस भी ये देखने के लिए बेताब है कि जब उसके प्यारे बच्चे मारे जाएंगे तब उसका क्या हाल होगा। गुस्से में मारा अपने बच्चों से पूछती है कि कौन उसकी जीप ट्रॉफी की तरह लेकर आएगा। सुया अपनी बहन को हटने के लिए कहता है और अपनी स्पाइक बॉल को लड़के की तरफ फेंकता है। लाविस बड़ी आसानी से डॉज करता है और स्ट्रीट को रास्ते से हटा देता है। उन्हीं तुरंत दूरी कम करती है और डीमन प्रिंस मुश्किल से उसकी ब्लेड को पैरी कर पाता है। वो अपने भाई को लड़ाई से दूर रहने को कहती है। वो अपने भाई को अपनी पीठ की रक्षा करने का ऑर्डर देती है और लगातार अटैक जारी रखती है। लाविस को एहसास होता है कि उनमें कोई टीम वर्क नहीं है और वो इस वीकनेस का फायदा उठाता है। वो उन्हें टॉन्ट करता है कि वे एक दूसरे को ही मार देंगे। इससे सुया को और गुस्सा आ जाता है। लाविस जान जाता है कि लड़की कॉशियस है और लड़का घमंडी, जिससे उन्हें डिस्टेबलाइज करना आसान है। बार बार फेल होने के बाद वे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और लाविस
आनी को जख्मी कर देता है। इसके बावजूद वो ज्यादातर डिफेंसिव ही रहता है। इससे ताज्जुब होता है कि हाइब्रिड्स होने के बावजूद वे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हैं। सुया अपनी स्पाइक बॉल फिर से फेंकता है और लाविस को हल्का सा जख्मी कर देता है। अनी तुरंत पीछा करती है और उसका सिर काटने का दावा करती है। वो उसके शरीर पर कई कट्स लगाती है, लेकिन उसे समझ आता है कि वो जानबूझकर अपने वाइटल स्पॉट्स बचा रहा है। सुया फिर से चार्ज करता है और चेतावनी देता है कि अभी उसका टर्न बाकी है। डीमन प्रिंस रास्ता बदलता है, लेकिन आनी के एक लीथल स्ट्राइक की वजह से घुटनों पर आ जाता है। वो उसे मरने के लिए चिल्लाती है, लेकिन लाविस आखिरी सेकंड में वहां से निकल जाता है। एहसास होता है कि वो दोनों का सामना हेड ऑन नहीं कर सकता, इसलिए वो उन्हें और प्रोवोक करता है। लाविस सुया पर चिल्लाकर कहता है कि उसकी बड़ी बहन बहुत स्ट्रांग है। ये सुनकर वो ब्रैट पागल हो जाता है और चिल्लाता है कि वो पहले पैदा हुआ था। गुस्से में वो अपनी वेपन किसी पागलों की तरह घुमाने लगता है। वे उसे पीछे धकेलते हैं और यूनी अपने भाई पर चिल्लाती है। वो उसे इग्नोर करता है और कहता है कि वही लाविस को खत्म करेगा। ये देखकर हमारा हीरो काफी सेटिस्फाइड महसूस करता है। जैसे ही वो स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में आता है, वो अपनी मूव चलता है। इसी बीच स्ट्रीट और मारा की लड़ाई चल रही है। इससे विच को गुस्सा आ जाता है और वो एक हिट करने में कामयाब होती है। स्ट्रीट उस वार को सह लेती है ताकि सायोन को मौका मिल सके। वो मिन्हा की तरफ भागता है जो एक डिमोनिक बैरियर से घिरी हुई है। वो बैरियर उसे बर्न और फ्रीज कर रही थी, लेकिन वो फॉरवर्ड पुश करता रहा। सायोन मिन्हा को जागने के लिए चिल्लाता है, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। स्ट्रीट लगातार लड़ती रहती है ताकि विच का अटेंशन उस पर बना रहे। अचानक डिमोनिक एनर्जी में धमाका होता है और सायन पीछे जा गिरता है। वो अपने जख्मी हाथों को देखता है और महसूस करता है कि वो बस एक पावरलेस ह्यूमन है। तभी उसके दिमाग में एक इमेज आती है और वो फिर से फायर्ड अप हो जाता है। वो चिल्लाता है कि वो मिन्हा को बचाएगा और अपनी पूरी ताकत से बैरियर पर वार करता है। उसी वक्त मरा स्ट्रीट पर एक हैवी ब्लो करती है। वो ओल्ड हैग उसे टॉन्ट करती है कि अब खेल खत्म हो गया। अपना कंधा पकड़कर स्ट्रीट सोचती है कि क्या यही 12 डार्क थ्रोन्स की असली ताकत है। मारा 2 प्रोजेक्टाइल्स फायर करती है और उसका मजाक उड़ाती है। वे शार्ड्स स्ट्रीट के कंधे में घुसकर उसे दीवार से चिपका देते हैं। विच उसे वहीं रुककर उस लड़के का अंजाम देखने के लिए कहती है। स्ट्रीट पैनिक होकर सियान को भागने के लिए कहती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लिम सियान फर्श पर गिरता है और उस पर मारा की गंदगी वेनम की तरह फैल जाती है। वो उसे मेल्ट करके उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकाल सकती थी। सियान उस सेंटिएंट फिल्थ के नीचे पूरी तरह फंस गया था। मारा को अफसोस हुआ कि उसने फालतू चीजों पर वक्त बर्बाद किया जब परफेक्ट वेसल उसके सामने था। विच ऑफ ग्रीड अपनी डिस्टर्बिंग प्रेयर गाने लगती है और अंधेरे को पुकारती है। जब रिचुअल चल रहा था, मिन्हो उन ट्विन से लड़ने में बिजी था। उसकी स्क्रीम ब्लेड और सोर्समैनशिप एक इम्पेनेट्रेबल कॉम्बो साबित हो रही थी। शुक्र है कि हान यंग और हान सू ने साथ काम करने से मना कर दिया था। वे एक दूसरे को सिर्फ कंपटीशन समझते थे। हंसू को एक मैजिकल लासो ने पकड़ लिया। उसे खींचकर एक तरफ ले जाया गया और गैग कर दिया गया। उसे पकड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि जिंजे ही थी। इसी वजह से वो मिन्हो को उसके असली नाम लाविस से पुकारती है। उस कैओस के बीच विच ने अपनी फिल्दी सोल को नए वेसल में डालना शुरू कर दिया। मिन्हा ने अपनी आंखें खोली, लेकिन उसकी आंखों में अब केवल इंसैनिटी थी। परफेक्ट वेसल मिलने के बाद नए शरीर की सेंसेस कुछ अलग ही महसूस हो रही थीं। मारा ने कसम खाई कि वो इस ब्यूटी को हमेशा एंजॉय करेगी। ऐसा लग रहा था कि उनका मिशन पूरी तरह फेल हो गया है। सियान, स्ट्रीट और मिन्ह्यो उस रिचुअल को नहीं रोक पाए। हालात और भी वर्स हो गए। प्रिंस ऑफ हेल अभी भी उन ट्विंस के असॉर्ट में उलझा हुआ था, अंधेरे के पीछे लर्किंग करते हुए। जे ही बड़ी इंटेंसिटी के साथ लाविस के हर एक मूव को वॉच कर रही थी। वो उसके इस नए अपीयरेंस को देखकर पूरी तरह लव स्ट्रक हो चुकी थी। इस बॉडी पर कब्जा करने वाली डीमन बेल्टिया को अपनी गाजें हटानी पड़ी ताकि वो इस ट्रिकी सिचुएशन पर फोकस कर सके। वो एक क्रॉसरोड्स पर खड़ी थी जहां फैसला लेना बहुत मुश्किल था। अगर वो हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती तो लाविस उसे सी कर लेता। उसके साथ एक इंटरेक्शन को इमेजिन करना ही उसे पूरी तरह शाई और मुशी बनाने के लिए काफी था। जब उसकी कैप्टर अपनी डिल्यूजन्स में खोई हुई थी, तब हान सू ने अपनी ट्विन का अटेंशन पाने की कोशिश की ताकि वो उसे हेल्प कर सके। हनयोंग ने तुरंत अपने ट्विन की प्लाइट को नोटिस किया, लेकिन वो मिन्यो के ऑनस्लॉट को कंटेन करने में व्यस्त थी। डिफेंडिंग करते हुए वो बस अपने उस इडियोटिक ब्रदर को कर्स ही कर सकती थी। मारा ने भी अपने सन की कंडीशन पर गौर किया और बड़ी आसानी से उसे उन रिस्ट्रिक्शन से फ्री कर दिया। हंसू ने अपनी माँ को बताया कि आखिर वहां क्या हुआ था। उनके बीच कोई रैट यानी गद्दार छुपा हुआ था। इस अनोइंग कॉम्प्लिकेशन के अलावा मारा को कोई शिकायत नहीं थी। ये टेक ओवर एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। जब सारी होप खो चुकी थी, स्ट्रिदा ने दावा किया कि अभी भी सब कुछ बदलने का एक चांस है, क्योंकि मिस मिन्हा की बॉडी अभी पूरी तरह डिसअपियर नहीं हुई थी। वे एक मूनलेस नाइट के बीच में थे, एक ऐसी रात जब ह्यूमन और डीमन रियम्स के बीच की बाउंड्री धुंधली हो जाती है। जब तक सुबह नहीं होती, मारा का रिचुअल पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो सकता। मिन्हा की सोल अभी भी उस बॉडी के अंदर मौजूद है। ये रेवलेशन सुनते ही मिन्हा अचानक अपने पुराने रूप में वापस आ गई और अपने भाई से हेल्प के लिए बेग करने लगी। मिन्हो लगभग इस ट्रिक का शिकार हो ही गया था। मारा बस उसके साथ माइंड गेम्स खेल रही थी। उसे अपनी एक्टिंग स्किल्स का इस्तेमाल बुराई के लिए करना पसंद था, लेकिन लॉर्ड ऑफ ब्लड को अपना मजाक उड़ाया जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। रात लंबी होती जा रही थी
इसलिए उस विच ने अपने बच्चों को सबको किल करने का कमांड दिया ताकि वे सब खत्म कर सकें। आजाद होकर और क्रेजी होने के लिए तैयार, हंसू अपनी पुरानी बॉल एंड चेन के साथ चार्ज करता है। वो अभी भी अपने पुराने फंबल की वजह से बहुत गुस्से में था। शरीर की चोट से कहीं ज्यादा लॉर्ड की प्राइड को ठेस पहुंची थी, क्योंकि वो इन हाइब्रिड्स के सामने इतना वीक साबित हो रहा था। इसके अलावा वो विच उसकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज तक नहीं कर रही थी। वो कमरे में बिना किसी डर के फ्रीली रोम कर रही थी। एक ओवर के बाद वो भूखी थी और उसके सामने दो स्क्रम्पशियस मील्स तैयार खड़े थे। एक ह्यूमन था और दूसरी एक डेमोनिक बीस्ट। इससे पहले कि वो अपना चुनाव करती, एक अजीब सा स्फेरिकल गैजेट लुढ़कते हुए उसके पैरों के पास आया। वो गैजेट एक पोकीबॉल की तरह खुला, जिसमें से एक छोटा लैविस फिगर निकला और हवा में गाढ़ा रेड गैस फैल गया। इंस्टिंक्टिवली मारा उस रहस्यमयी रेड फॉग से पीछे हटी। दूसरी तरफ मिन्हो ने उस गैजेट को पहचान लिया था। वो विच थोड़ा पीछे हटी, जिससे बेल्टिया को एक ओपनिंग मिली ताकि वो स्ट्रिट को उन पेनफुल स्क्यूअर से आजाद करा सके। उन विशाल कांटों से छुटकारा पाने के बाद उसने स्ट्रिट को एक नया अपग्रेड दिया, कुछ मैकेनिकल क्लॉज। उसने जिंजुही के चेहरे से अपनी सेवियर को पहचाना, लेकिन इस महिला की एक्शंस बहुत बैफलिंग थीं। बेल्टिया ने सियोन की तरफ छलांग लगाई और उस सेंटिएंट फिल्थ को खत्म कर दिया जिसने उसे जकड़ा हुआ था। उसने उस लड़के को एक गंदी और उसे बड़े भाई मिन्हो की हेल्प करने को कहा। स्ट्रीता पूरी तरह पजल्ड थी। उन्हें अभी अभी डीमन रियल्म से आई हुई मॉडिफाइड वेपन्स दी गई थी। सियान और भी ज्यादा कंफ्यूज था। एक पल पहले वो जमीन पर तड़प रहा था और अगले ही पल वो हाथ में गन लिए खड़ा था। उस गन ने उसके शरीर को एक अननेचुरल तरीके से शॉक दिया। उसका सिर चकराने लगा और उसका हार्ट पागलों की तरह पाउंड करने लगा। उसे चक्कर आने लगे और उसे ब्रीदिंग में दिक्कत होने लगी। मारा भी इस बात से हैरान थी और पूरी तरह स्टम्प्ड रह गई। स्ट्रीता ने इस मैस का फायदा उठाया और उस विच के करीब पहुंच गई। पहले रेंज में होने के बावजूद मारा उसका मजाक उड़ा रही थी। मारा की एरोगेंस की वजह से उससे चूक हुई और उसने अपना एक हाथ खो दिया। आखिरकार वे क्लॉस कोई खिलौने नहीं थे, लेकिन अगर बात सिर्फ हथियारों की होती तो वो विच सब कुछ डिवोर कर सकती थी। उसके कटे हुए हाथ से फिल्थ टेंटिकल्स निकलने लगे, जिन्हें कट करना नामुमकिन था। ये साफ था कि मारा अब मिन्हा की बॉडी में अडेप्ट होना शुरू हो गई है। इसे और खींचने से उस लड़की की सोल को बचाने के ऑड्स और भी खराब हो जाते। विच बस उस डिमोनिक बीस्ट के ताजा मांस को चखना चाहती थी। खुशकिस्मती से स्ट्रीता ने उस उम्बिलिकल कॉर्ड को देख लिया जो मिन्हा की बॉडी को मारा के ड्रैगन कोर से जोड़ रही थी। क्योंकि मिन्हा एक साधारण ह्यूमन है, वो एक बार में मारा को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। सबसे बड़े थ्रेट को हराने के लिए उस मैजिक सर्कल को तोड़ना और उस अम्बिलिकल कॉर्ड को सेवर करना जरूरी था। एक रहस्यमयी अवोकनिंग का सामना करने के बाद लिम सियोन की ब्रीदिंग अब स्टेबलाइज हो गई थी। उसने उस मॉडिफाइड गन को कसकर पकड़ा और अपनी सिचुएशन को असेस किया। उसका सारा फोकस उस ड्रैगन कोर और उस इनकम्प्लीट रिचुअल पर था। अगर वो बस उस मैजिक सर्कल को खत्म कर दे तो एक ओपनिंग मिल सकती थी। हैरानी की बात यह थी कि सियान की इसी चाहत ने उसके सबकॉन्शियस में कुछ एक्टिवेट कर दिया, जैसे उसके दिमाग में कोई स्विच ऑन हो गया हो। वो अब उन मैजिक सर्कल्स के स्ट्रक्चर को देख पा रहा था। उसने तुरंत ये डिड्यूस कर लिया कि मैजिक केवल मैथ और जियोमेट्री ही है। हर एक फिगर को एक इक्वेशन में बदला जा सकता था। आखिरकार कोई भी मैजिक सर्कल एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के अलावा और कुछ नहीं होता। सियान ने खुद उस सर्कल में एक वीक पॉइंट ढूंढने के लिए मैजिक हैकिंग शुरू कर दी। वो कोर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल था, माना का बहाव एक एस शेप्ड कर्व था और उसकी चाबी एक एक्सट्रीमम में छिपी थी। अब अपने बिग ब्रेन मोड में था। दूसरी ओर स्ट्रिता उन टेंटिकल्स ऑफ फिल्थ के नीचे दबी जा रही थी। फिर भी उसने ठान लिया था कि वो उस लड़के के लिए जितना हो सके टाइम बाय करेगी। उसे यकीन था कि साइन क्लच कर लेगा। कुछ ही पलों बाद आइगन वैल्यूज मिल गए और वो वीक पॉइंट सफलतापूर्वक मिल गया। उसने मैजिक सर्कल के लोकल मिनिमम पर निशाना साधा और ट्रिगर दबाकर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। ये कोई मामूली वेपन नहीं था। इस हैंडगन का वार एक मैजिक लेजर की तरह था। फोकस ब्लास्ट और परफेक्ट एम के मेल ने उस प्रोटेक्टिव स्पेल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस एक्सप्लोजन ने मारा को दूर फेंक दिया। जब उसे एहसास हुआ कि मैजिक सर्कल टूट चुका है तो वो विच पूरी तरह लिविड यानी गुस्से में पागल हो गई। सियान अभी भी उस सारी नंबर क्रंचिंग की वजह से चकरा रहा था। उसने अपना काम बखूबी निभाया था। अब सब उसके साथियों पर था कि वे इसे फिनिश करें। मारा एक बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में फंस गई थी। उसकी पूरी बॉडी का अभी ट्रांसफर खत्म नहीं हुआ था। स्ट्रिटा ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और अपनी नई शार्पनेस के साथ हन युंगजू की उस रॉटन कॉप्स पर हमला कर दिया। उस डिमोनिक बीस्ट ने उस डिमोनिक सीईओ के बचे कुचे हिस्से के चीथड़े उड़ा दिए। मारा को ये इंटरप्शन पसंद नहीं आई, इसलिए उसने उस फुर्तीली शेप शिफ्टिंग कैट को दूर पटक दिया। वो अपनी उस मैंगल्ड ओरिजिनल बॉडी की तरफ भागी और उन मांस के टुकड़ों को फिर से जोड़ने की डेस्परेट कोशिश करने लगी। गिरने के बाद जब स्ट्रिटा धीरे से खड़ी हुई तो उसने ग्रीड की एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाई जिसका अंत केवल फिल्थ में होना था। विच के पीछे खड़े होकर लॉर्ड लैविस ने उन हाइब्रिड डीमन ट्विंस को कैप्टिव्स की तरह दबोच रखा था। अब वक्त आ गया था कि इस ग्रीड और फिल्थ को एक साथ जला दिया जाए। हंसू ने अपनी मां से माफी मांगी और अपनी हार की वजह उस रेड फॉग को बताया। हवा में वो रेड स्टफ बदलाव का एक कैटलिस्ट था जो बेल्टिया की मेहरबानी से वहां पहुंचा था।
उसने वो पदार्थ सीधे लॉर्ड ऑफ ब्लड की उस सोलेस फिजिकल बॉडी से निकाला था जो डीमन रियल में बंधी हुई थी। शुरुआत में उसने इसे अपने पर्सनल यूज के लिए हमेशा के लिए रखने का सोचा था। उसके पास उससे भरी एक विशाल सिरिंज थी। फिर उसने अपने प्यार के नए बॉडी में लगे उस खास ब्लड स्टोन के बारे में सुना। उसने बड़ी आसानी से ये डिड्यूस कर लिया कि लैविस को उसका असली खून देने से उसकी इनेट पावर वापस आ सकती है। ये बेल्टिया का गिफ्ट था। वो बस अपने बिग ब्रो को पहले की तरह वाइल्ड होते हुए देखना चाहती थी। और जब शैतान का नाम लिया ही गया है, मिन्हो अब असली लाविस विंडिका की तरह मूव करने लगा था, बिना किसी नर्व्स के। मारा ने अपने बच्चों को कोसा कि वे एक अकेले इंसान को भी हैंडल नहीं कर पाए। उनकी माँ के शब्द किसी का गला घोंटने से भी ज्यादा पेनफुल थे, लेकिन यही उन्हें उकसाने का सबसे इफेक्टिव मोटिवेशन भी था। हन सू और हन यंग ने लॉर्ड की पकड़ से खुद को आजाद किया और फिर से मर्डरस अटेम्प्ट शुरू कर दिए। सू की बॉल एंड चेन हवा में लहराने लगी और यंग की डुअल ब्लेड्स बड़ी बेरहमी से स्लैश करने लगी। सच्ची पावर के सामने उनकी सारी कोशिशें फ्यूटाइल यानी बेकार साबित हुई। मारा ने सवाल किया कि आखिर डीमन रियल्म का राजकुमार एक मामूली ह्यूमन के लिए अपनी जान रिस्क में क्यों डालेगा। वो लड़की उसकी सगी बहन भी नहीं थी। ये बात बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही थी। उसका कारण बहुत ही सरल था। वो ये सब मुसीबतें बस मिन्हा के केक के लिए झेल रहा था। उसकी बहन के हाथ का केक इतना डिलीशियस था कि वो उसे छोड़ नहीं सकता था। जो केक मिन्हा ने उसे खिलाया था, उसका स्वाद ऐसा था जैसे वो इस ह्यूमन रियल्म का हो ही नहीं। उसमें एक ऐसा फ्लेवर था जो सिर्फ हेवनली रियल में पाया जाता है। बेवकूफों के लिए इस आदमी की बात का कोई मतलब नहीं था। एक डीमन होकर वो हेवनली रियल्म के स्वाद की बात कर रहा था। अगर वे ट्विन्स एक दूसरे को कभी केक खिलाते तो शायद उन्हें ये बात समझ आती, लेकिन चूंकि उन्होंने प्रिंस ऑफ डीमंस को परेशान करना जारी रखा, अब उनका खून बहेगा। जैसे जैसे वो खून चख रहा था, लाविस और भी ज्यादा एम्बोल्डेंड यानी निडर होता जा रहा था। देखा जाए तो वे ट्विन्स हमेशा से ऐसे नहीं थे। छोटी हान यंग पढ़ाई में एक परफेक्ट स्टूडेंट हुआ करती थी। छोटा हंसू घर के कामों में बहुत डिलीजेंट यानी मेहनती था। वे अच्छे बच्चे बनने की चाहे कितनी भी कोशिश करते, अपनी माँ से उन्हें सिर्फ इंसल्ट्स और क्रूएल्टी ही मिलती थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी माँ की प्रेज और अप्रूवल के लिए तरसते हुए बिता दी। एक दिन वे तीनों एक कैफे में गए। हमेशा की तरह उनकी माँ ने एक सुंदर लड़की को देखा और छुपकर उसे बरेट करने लगी। छोटी हन यंग ने अपनी माँ के उस बर्ताव को एक ऐसी प्रॉब्लम समझा जिसे उसे हल करना था। वो बच्ची उस लड़की की तरफ दौड़ी और जानबूझकर गिर गई, जिससे उसके हाथ का ड्रिंक उस लड़की के व्हाइट टॉप पर गिर गया। हन योंगजू ने एक फिक्रमंद माँ होने का पार्ट प्ले किया और अपनी बेटी को वहां से बाहर ले गई। जैसे ही वे कैफे से बाहर आए, वो मुखौटा उतर गया और हन योंगजू की सिनिस्टर स्माइल दिखाई दी। पहली बार उस विच ने अपनी बेटी को कॉम्प्लीमेंट्स और प्रेज दिए और उसे गले लगाया। यंग की उस बुरी हरकत के लिए मिले वैलिडेशन को देखकर हैन सू ने कसम खाई कि अगली बार वो ये काम करेगा। उन लोगों को टॉर्मेंट करना जिन्हें उनकी माँ पसंद नहीं करती थी, अब उन ट्विंस के जीने का मकसद बन गया था। अगर वे उन लोगों को चोट पहुंचाते जिनसे मां नफरत करती थी, तो उन्हें बहुत प्रेज मिलता था। इस तरह उस विच ने अपने ही बच्चों का ब्रेन वॉश कर दिया ताकि वे उसके ओबीडियंट स्लेव्स बन जाएं। माँ की कही हर बात उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी। अब माँ कहे किल तो बच्चों को बस यस कहना होता था। खून खराबे के जरिए समस्याओं को खत्म करके ही उन बेचारे ट्विंस को मारा का वो अजीबोगरीब लव मिलता था। ये जीने का एक बहुत ही डिस्टर्बिंग तरीका था, लेकिन डीमन प्रिंस ने मारा के इस लॉन्ग गेम की इज्जत की। वो इस क्रूअल पेरेंटिंग के नतीजे का सामना करने पर मजबूर था और ये काफी ट्रबलसम था। अब भी वे ट्विन्स इस बात पर कॉम्पीट कर रहे थे कि माँ के रिवॉर्ड के लिए कौन शिकार को मारेगा। अपनी तलवार लहराते हुए वो प्रिंस इन मेगिन्स और डीमंस की अजीबोगरीब हरकतों को देख रहा था। एक ही स्मूथ मूवमेंट में उसने हंसू का हाथ काटकर फर्श को उसके खून से रंग दिया। मारा ने लाविस की आंखों में आए बदलाव को नोट किया। उसने ऐसी कॉन्फिडेंस और पावर पहले भी कहीं देखी थी। इस वक्त वो प्रिंस अपने चाचा, प्रोजेनिटर ऑफ वायलेंस, बाकिन की तरह मूव कर रहा था। अपना हाथ खोने के बाद हांसू दर्द से फर्श पर तड़प रहा था, जबकि उसकी बहन उसे इडियट कहकर कर्स कर रही थी। उन ट्विंस को और भड़काते हुए मिन्हो ने इशारा किया कि हंसू ही छोटा भाई होगा। हंसू ने अपनी बहन पर आरोप लगाया कि उसकी गलती की वजह से उसका हाथ कट गया। जब वे ट्विंस युद्ध के बीच में आपस में लड़ रहे थे, तभी दूसरी तरफ खड़े उस आदमी ने अपना अटैक तैयार कर लिया। अगर ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहते तो प्रिंस के लिए काम और आसान हो जाता। हैरानी की बात यह थी कि हनयंग ने अपने घायल भाई को फर्श से उठाया और उसे मिन्हो के हमले के सामने मीट शील्ड की तरह इस्तेमाल किया। हंसू की चोटें अब जानलेवा हो चुकी थीं और वो अपने घुटनों के बल गिर गया। उसका शरीर खून से लथपथ था और उसके शरीर के हर हिस्से में पेन महसूस हो रहा था। हंसू धीरे धीरे मौत के करीब पहुंच रहा था। उसने आखिरी शब्द कहा, हमा। वो माँ जिसे उसने अपनी आखिरी सांस में पुकारा, वो किनारे खड़ी होकर उसे यूजलेस होने के लिए डांट रही थी। उसने अपने बचे हुए बच्चे को हुक्म दिया कि वो अपने यूजलेस भाई को भूल जाए और सामने खड़े दुश्मन पर फोकस करे। यंग ने बिना किसी सवाल के बात मान ली और हंसू का अकेले छोड़ दिए जाने का डर हकीकत में बदल गया। वो विच अपने टेंटिकल्स ऑफ फिल्थ के साथ अब भी मुसीबत बनी हुई थी, लेकिन उन ट्विंस के बिना उस विच तक रास्ता बनाना काफी आसान हो गया था।
मारा का टेक ओवर लगभग खत्म होने ही वाला था। अगर मिन्हो ने थोड़ा भी और वक्त बर्बाद किया तो उसे मिन्हा से हाथ धोना पड़ता। प्रिंस को अभी तक अपनी बॉडी की लिमिट्स का पता नहीं था। जल्द से जल्द काम खत्म करने के लिए वो कुछ बड़े रिस्क लेने वाला था। वो मारा के रास्ते से हटा और हन यंग को अपने साथ घसीट लिया। मिन्हो ने उसे कमर से पकड़ा और फोर्स के साथ उसे रोक दिया। लॉर्ड ऑफ ब्लड ने अपना असली रूप दिखाया और हन यंग की गर्दन को ऊपर खींच लिया। एक भूखे जानवर की तरह उसने उसकी आर्टरी पर वार किया और उसके खून को स्वीट नेक्टार की तरह पीने लगा। वो बड़े जोश के साथ खून पीता रहा और इस दौरान उसकी नजरें सीधे उस लड़की की मां पर थीं। यहाँ तक कि वो विच भी ये सब देखकर वियर्डेड आउट हो गई। अपना पेट भरने के बाद मिन्हो ने उस विक्टिम को कचरे की तरह फेंक दिया। अपनी बॉडी की लिमिट को टेस्ट करने के लिए उसने ये तरीका निकाला था। हन यंग के खून ने उसे काफी पावर से भर दिया था। उस पूरी ताकत को सुप्रीम स्पीड में बदलकर वो आगे बढ़ा। प्रिंस की इस एबनॉर्मल स्ट्रेंथ से घबराकर मारा ने अपने टेंटिकल्स को डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन ये सब पूरी तरह यूजलेस साबित हुआ। मिन्हो उन स्लाइमी ऑब्स्टिकल्स को किसी कसाई की तरह काटता चला गया। मारा को बस एक नई बॉडी चाहिए थी। उसने कभी भी एक असली डीमन से उलझने का नहीं सोचा था। अपनी भयानक अपीयरेंस के बावजूद मिन्हो की बॉडी असल में टूटने की कगार पर थी। उसका हर एक मूव ऐसा था जैसे उसे जिंदा चीरा जा रहा हो। इतने दर्द के बावजूद उसे इस कैओस और किलिंग में मजा आ रहा था। उस विच को अपनी ताकत से हराने के बाद वो अब अपनी किलर प्रिसिजन के साथ हमला करने के लिए तैयार था। मारा बरसों से इस रात की तैयारी कर रही थी। उसकी सारी मेहनत एक आदमी की वजह से पानी में मिल रही थी। उस आदमी ने उसे जबरदस्ती धूल चटा दी और उसे चेकमेट कर दिया। वो किसी भी पल उसकी गर्दन तोड़ सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका क्योंकि मारा अभी भी उसकी बहन की बॉडी का इस्तेमाल कर रही थी। कम से कम उसकी सारी लाइफलाइंस अब काटी जा चुकी थीं। मिन्हो ने उसके सामने एक डील रखी। अगर मारा उसकी बहन की बॉडी से बाहर आ जाती है तो वो उसे जिंदा छोड़ देगा। उसे यकीन दिलाने के लिए मिन्हो ने अपने पिता यानी डीमन किंग की कसम खाई। उस विच को लगा कि ये लड़का शायद उसके सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की काबिलियत से डर गया है। एक बेहतरीन शरीर खोना दुखद था, लेकिन वो फिर से कोई नया वेसल ढूंढ सकती थी अगर वो जिंदा बच गई। उसे लगा कि डीमन किंग का बेटा अपने खानदान के नाम पर झूठ नहीं बोलेगा, इसलिए उसने उसे तलवार फेंकने को कहा ताकि वे इस डील को पक्का कर सकें। वो ब्लेड गायब हो गई और वापस उसकी बॉडी में समा गई। उसने अपनी बार्गेन पूरी की। अब मारा की बारी थी कि वो वहां से निकल जाए। उसने अपना गला पकड़ा क्योंकि अंदर से उसे अनकंफर्टेबल मूवमेंट्स महसूस हो रही थीं। जैसे ही उसने एक मिस्चीवस ग्रिन दी, वो विच गोली की रफ्तार से शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। मिन्हो उसकी इस बेवकूफाना कोशिश पर हंसने लगा। उसे पहले से ही इस बात का अंदाजा था और उसका डिमोनिक हैंड किसी भी सडन मूवमेंट के लिए तैयार था। उस डिमोनिक आर्म ने उस विच का अपनी असली फिल्दी फॉर्म में भागना नामुमकिन बना दिया। उस शख्स के लिए जो 12 डार्क थ्रोन्स में बैठती थी, मारा इतनी साधारण ट्रिक में फंस गई। सच तो ये था कि मिन्हो को पता ही नहीं था कि उस विच को अपनी बहन की बॉडी से बाहर कैसे निकाले। वो बस पूरे समय ब्लफिंग कर रहा था, यहाँ तक कि उसने अपने परिवार और पिता की इज्जत की कसम भी खा ली थी। बात यह है कि लाविस को अपने परिवार की कोई परवाह नहीं है। उसे बस अपनी ऑनर यानी सम्मान की रक्षा करनी थी। अपनी उस गंदी हालत में उस विच ने पहली बार असली ड्रेड महसूस किया। उसने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन मिन्हो उसे तब तक बाहर खींचता रहा जब तक मिन्हा उस फिल्थ से आजाद नहीं हो गई। लाशों के उस ढेर के बीच खड़े होकर उसने उस विच ऑफ ग्रीड की जान अपनी मुट्ठी में ले रखी थी। मारा ने बार्गेन करने की कोशिश की और वादा किया कि वो जो चाहेगा वो करेगी, बस उसे छोड़ दिया जाए। उस वक्त वो अपनी मामूली सी जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। मिन्हो के पीछे हनयोंग लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। वो चमत्कारिक रूप से बच गई थी। मारा की आंखों में उम्मीद और ब्रूटलिटी की चमक आई जब उसने अपनी बेटी को मिन्हो को मारने का इशारा किया। हन यंग ने अपनी पूरी ताकत जुटाई, लेकिन उसे एक सही इंटरवेंशन ने रोक लिया। हंसू कुछ सेकंड्स के लिए वापस होश में आया ताकि वो अपनी ट्विन को अपने साथ नर्क ले जा सके। उसे अपनी बहन को फिर से सारा क्रेडिट लेते देखने से बेहतर मरना पसंद था। उसे शांति तभी मिलती जब हन यंग भी उसके साथ मरती। आखिरकार वे ट्विन्स साथ ही पैदा हुए थे। वे साथ जिए, साथ दुखी हुए और अब साथ ही मर रहे थे। बुरी मां होने के अंजाम को देखकर मारा गुस्से में पागलों की तरह कर्स कर रही थी। मिन्हो इस डिसफंक्शनल डीमन फैमिली को देखकर दंग रह गया था। अपनी आखिरी कार्ड खोने के बाद मारा केवल गिड़गिड़ाने की स्ट्रैटेजी अपनाती है और कसम खाती है कि वो दोबारा कभी जुंग मिन्हा को टच नहीं करेगी। वो यहाँ तक दावा करती है कि लाविस की मॉम कभी उसके लिए एक सिस्टर की तरह थी। अगर उसे बिलीव नहीं है तो वो अपनी मॉम एनियस से इस बात को वेरीफाई करवा सकता है। उसने कसम खाते हुए कहा कि वो डीमन क्वीन हमेशा उसे बिग सिस्टर बुलाते हुए उसके पीछे पीछे घूमती थी। स्ट्रीता उसकी ये पैथेटिक स्पीच सुन रही थी और उसकी इस सेल्फिशनेस से उसे बेहद डिस्गस्ट महसूस हो रहा था। उसके खुद के ट्विन्स अभी मरे थे, लेकिन वो अपनी एग्जीक्यूशन रुकवाने के लिए बातों के जाल बुन रही थी। ये मदर ऑफ द ईयर की बकवास और उसकी कांस्टेंट यापिंग अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी। उन्होंने अपनी स्क्रीन ब्लेड को रिजमन किया और एक फ्लूइड मोशन में उसे घुमाया, जिससे वो विच ऑफ ग्रीड हमेशा के लिए डिलीट हो गई।
वो 12 डार्क थ्रोन्स की रेपुटेशन पर एक कलंक थी और हमेशा रहेगी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इनियस का बच्चा उसका अंत करेगा, और वो भी इतने ह्यूमिलिएटिंग फैशन में। आखिरी मोमेंट तक उसने हार नहीं मानी और अपनी उस डिस्गस्टिंग फॉर्म में अपनी जान बचाने के लिए स्टबॉर्नली कोशिश करती रही। तभी लॉर्ड ऑफ ब्लड ने उसके चेहरे पर तब तक स्टॉम्प किया जब तक वो उसके जूतों के नीचे एक फिल्दी मुश में तब्दील नहीं हो गया। डीमन रियल्म के एक फॉर्मर बिग बॉस को खत्म करने के बाद मिन्हो के स्पेशल ब्लडस्टोन में भारी मात्रा में डिमोनिक एनर्जी समा गई। जब उसने अपने इस हार्वेस्ट को महसूस किया तो वो प्रिंस काफी डिलाइटेड था। उसने चैन की एक साई ली। वो विच मर चुकी थी और समस्या को पूरी तरह हैंडल कर लिया गया था। मारा जैसे लेवल के दुश्मन से मिलने वाली पावर सच में ओवरवेलमिंग थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस रियल्म के डीमन से एक ऐसी वल्गर और फिल्दी स्टेंच आती है जिसे वो प्रिंस बर्दाश्त नहीं कर सकता। मरे हुए ट्विंस को देखकर श्रीता को उनके लिए बहुत बुरा महसूस हो रहा था। अगर मारा ह्यूमन रियल में ना आई होती तो शायद वे अपनी असली मदर के साथ एक हैप्पी लाइफ बिता सकते थे, पर अब वे ये बात कभी नहीं जान पाएंगे। इस दुनिया में डीमन पेरेंट्स न होने के बावजूद एक बच्चा अपने माता पिता की ग्रीड की वजह से डेंजर में पड़ सकता है। दुश्मनों के खात्मे के बाद बेल्टिया कुछ पलों के लिए रुकी ताकि वो अपने लाइफ के सच्चे लव को एक नजर देख सके। मिन्हो पहले से ही जानता था कि वो कहाँ हिदे कर रही है और क्या कर रही है। वो उसे बाहर बुलाया गया तो उसने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसने बाहर आने के ऑर्डर्स सुने ही न हो। जैसे ही उसने उसका असली नाम बेल्टिया लिया, श्रीता को समझ आया कि उनका सेवियर असल में डीमन रियल्म की लेजेंडरी वेपन्स में था। बेल्टिया मिर्तानो फैमिली की सबसे छोटी बेटी थी। 3000 सालों में एक बार पैदा होने वाली वेपन फॉर्जिंग गॉड होने की वजह से उसे हमेशा बहुत लव और फेवर मिला। इतनी प्रेस्टीज होने के बावजूद उसने लाविस के पीछे ह्यूमन रियल्म तक आने की डेर दिखाई। उसने ये कहकर बात टालनी चाहिए कि वो बस वैन बी के ऑर्डर्स मान रही थी, और अब जबकि सरप्राइज खत्म हो गया है वो यहां से जा रही है। बेल्टिया अपनी रेकलेसनेस और एरोगेंस के लिए इनफेमस थी। वो लाविस की हार्डकोर स्टॉकर होने के लिए भी नोटोरियस थी। उस वैन बी ने जरूर बीच में इंटरवीन करके बेल्टिया की सोल को जिंजेही की बॉडी में डाल दिया होगा। इतने सारे बाहरी वारियंसेस के जुड़ने से अब लाविस की लाइफ इस ह्यूमन रियल में और भी क्रेजियर होने वाली थी।